अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे से हैं। तो प्रीवियस दो वीडियोस जो हमने पॉलिनोमियल्स की इस चैनल पे अपलोड की है उसमें हमने बेसिक्स जो है पॉलिनोमियल्स के वो समझे थे और फिर हमने एक्सरसाइज 2.1 भी जो है वो भी कंप्लीट किया था जिसमें हमने जीरोस लोकेट किए थे ग्राफिकली। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो रहने वाला है एक्सरसाइज 2.2 पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। आपके पास आज हम ढूंढेंगे जीरोस को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमें जीरोस के बीच में और जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक पॉलिनोमियल में उनके बीच में एक रिलेशन है वो भी हमें डिस्कस करनी है। ये सब चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स जब हम कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइज जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो आप 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल कीनली इस वीडियो को देखें ताकि आप क्वेश्चंस जब मैं कराऊं तब आपको इजी लगे वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले 10-15 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि ये जो है आपके इस एक्सरसाइज की जो है अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हमें एक्सरसाइज 2.2 करनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये चीज़ पढ़नी है। जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल जो होते हैं, जीरोस यानी वेरिएबल के वो वैल्यूज जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाते हैं उनके बीच में, और जो कोफिशिएंट्स होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उसके बीच में एक रिलेशन होती है सम की और प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कुछ थ्योरी जो है वो हमें पहले समझनी है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख दिया है कि जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। अब आप सोचोगे सर ये अल्फा बीटा क्या होता है? देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 2 होती है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो उन 2 जीरोस को हम डेजिग्नेट करते हैं। पहले जीरो को हम ऐसे ही एक अल्फा का नाम देते हैं और दूसरे जीरो को हम क्या नाम देते हैं? बीटा नाम देते हैं। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता कहाँ से बच्चों? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कोई भी पॉलिनोमियल जो है वो आता है फ्रॉम जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। और आपको याद होगा कि ये मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया भी था स्टार्टिंग के वीडियो में कि जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, मैंने आपको बोला था ये एक ऐसा फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है जिससे कोई भी पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं। अब इस p of x हो गया पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x। एनी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे वेयर a1 a2 a3 so on up to an are कोएफिशिएंट्स ऑफ x। ये क्या होते हैं बच्चों? ये रियल नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स ऑफ x या वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स होते हैं। जबकि आपके पास जो इसमें वेरिएबल है ना बच्चों, वो क्या है? सर वेरिएबल तो इधर x है। अब देखिए वेरिएबल क्या है? x। और x का क्या हो रहा है? x का पावर ग्रेजुअली जो है ना वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका पावर x रेज़ पावर n है, फिर उसका पावर रिड्यूस हो गया बाय 1, फिर यही पावर रिड्यूस हो गया 2 से, फिर 3 से, सो ऑन अप टू n-n तक ये चला है। ठीक है, अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल का, आप फर्दर एक्सपेंशन करोगे तो ये आएगा a1 x रेज़ पावर n प्लस a2 x रेज़ पावर n-1। ठीक है बच्चों, फिर a3 x रेज़ पावर n-2। ठीक है, फिर ऐसे ही चलता जाएगा a4 x रेज़ पावर n-3 प्लस सो ऑन an x रेज़ पावर n-n क्या होता है बच्चों? वो तो x रेज़ पावर 0 होता है। और x रेज़ पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं? सर x रेज़ पावर 0 तो एनीथिंग रेज़ पावर 0 क्या होता है? 1। तो हम इसको 1 लिख सकते हैं और 1 इंटू करने के बाद an इंटू 1 विल बी an। तो आप सिंपली ये वाला फॉर्म जो है ना ये आप याद रख सकते हो। यही हमारे पास क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है और ये हमने ऑलरेडी पीछे की वीडियोस में डिस्कस किया। लेकिन मैं आपको इस टाइम ये क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं आपको इसलिए ये चीजें इस टाइम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमें जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन करना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना बच्चों, तो उसका जो डिग्री होता है ना वो क्या होता है? इस जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया ये n क्या था? ये n जो है ये डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री का वैल्यू क्या होता है? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो आप इसमें जरा ये पुट करें, फिर आप देखो कि आपको क्या पॉलिनोमियल आता है। ठीक है, तो p ऑफ x आपको क्या आएगा बच्चों? a1 x रेज़ पावर 2, क्योंकि आपकी डिग्री का वैल्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल रहे हो फ्रॉम द जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये आएगा a1 x स्क्वायर प्लस a2 x रेज़ पावर n का वैल्यू, इंडेक्स का वैल्यू 2-1 आएगा। ठीक है, और a3 क्या आएगा? x रेज़ पावर 2-2। देखिए मैंने स्टार्टिंग में पावर n रखा, फिर ग्रेजुअली इसको क्या कर रहा हूँ?
1 से उतारा, फिर इसको 2 से उतार रहा हूँ। अब 2 - 2 तो 0 होगा, तो आगे मुझे नहीं जाना है फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसका जनरल फॉर्म आप क्या लिखोगे, a1 x स्क्वायर प्लस a2 x, ठीक है, प्लस a3, क्योंकि 2 - 2 इज 0, x रेज फॉर 0 क्या होता है बच्चों, एनीथिंग रेज फॉर 0 इज 1, एंड 1 इंटू a3 विल बी a3। तो इस तरह जो है हमने जो है ये चीज ऑब्टेन की है। कौन सी वाली, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को देखा है कि वो कैसे रिप्रेजेंट होता है या उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया बच्चों। अब देखिए ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और मैंने आपको बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री 2 होती है, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने होते हैं सर, इसमें क्योंकि डिग्री इसकी 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज डिग्री प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें सर 3 होंगी, ठीक है। तो इसमें एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स होंगी, 3 होंगी, ठीक है। अब जरा इस पे गौर करते हैं। पी ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स हमारे पास हैं। पहली ये वाली टर्म जो है स्क्वायर वाली टर्म है, इसमें वेरिएबल का पावर क्या है 2, फिर हमारे पास मिडिल टर्म है जिसमें वेरिएबल का पावर 1 है, और फिर हमारे पास लास्ट की टर्म है जिसमें वेरिएबल नहीं है बल्कि उसमें सिर्फ क्या है, कांस्टेंट टर्म ही है बस, ठीक है। तो अब हमें इसी के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, आपके a1 a2 और a3 क्या होते हैं, a1 a2 और a3 जो है ये तो कोएफिशिएंट्स होते हैं, a1 a2 तो कोएफिशिएंट है, a3 कांस्टेंट है। क्या हम इनको किसी और अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में क्या रखा गया, उन्होंने ये वाला फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह नहीं लिखा है। उन्होंने क्या किया बच्चों, देखो उन्होंने क्या किया, पी ऑफ एक्स तो ऐसे ही लिखा है उन्होंने, a1 के बदले सिंपली उन्होंने a लिखा है, ठीक है। फिर आया एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर a2 के बदले उन्होंने अल्फाबेट b यूज किया एज अ कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। और फिर a3 के बदले उन्होंने सिंपली कांस्टेंट टर्म c लिख दी है। तो बस एक दूसरा तरीका है इसी का लिखने का जो ज्यादा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि a1 a2 a3 सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि व्हाट आर दिस a1 a2 a3, दीज आर रियल नंबर्स एंड abc इनके बदले हमने डाल दिए, और ये भी वही रियल नंबर्स ही हैं। जो a जो है वो आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास, जो आपकी स्क्वायर वाली टर्म है उसका कोफिशिएंट a होता है। आज के बाद आप याद रखोगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म होगी जिसकी पावर 1 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म होता है b, और जिसमें वेरिएबल होता ही नहीं है वो है कांस्टेंट टर्म c, ठीक है। तो a1 a2 एंड a3 हैव बीन रिप्लेस्ड बाय ab एंड c। तो अब आप, क्योंकि आपकी बुक यही फॉलो कर रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आप भी यही फॉलो करोगे, ठीक है। अब बच्चों इसमें कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स। अब इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, ठीक है, और ये होगी स्क्वायर वाली टर्म और वो होगी कांस्टेंट टर्म। तो आपको तीनों टर्म्स का ये पता होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो है स्टैंडर्ड हो गया जिसमें सारी टर्म्स प्रेजेंट होंगी, यानी कोई मिसिंग टर्म नहीं है। तो स्टैंडर्ड एक पॉलिनोमियल अगर है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल का मतलब है जो जनरल फॉर्म से आता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, डिग्री प्लस 1, ठीक है, यानी 3 टर्म्स होंगी। तो ऐसे स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में आपको 3 टर्म्स मिलेंगी, एक है स्क्वायर टर्म, फिर है लीनियर टर्म, और फिर है लास्ट में कांस्टेंट टर्म। तो यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमने डिस्कस किया था फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितने जीरोस होते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट कितने जीरोस होंगे, एट मोस्ट देयर आर 2 जीरोस, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस होते हैं। यानी ऐसे 2 वैल्यूज होंगे x के, ऐसे 2 वैल्यूज होंगे इस वेरिएबल के x के, जो जब इसमें पुट किया जाएगा तो ये p ऑफ x क्या बनेगा बच्चों, 0 बनेगा। क्योंकि वही चीज तो मैंने आपको समझाई ये पुराने वीडियोस में कि वेरिएबल का वो वाला वैल्यू जब इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट किया जाए और फिर पॉलिनोमियल 0 बन जाए, उसी वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, उसके वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एट मोस्ट 2 जीरोस होते हैं। अब x का एक वैल्यू कोई होगा जो इसको 0 बनाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक x का वैल्यू जो इसको 0 बनाएगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से, ठीक है। x का दूसरा भी कोई वैल्यू होगा
यानी क्योंकि इसके दो जीरोज हैं तो x का कोई और भी वैल्यू होगा जो इसमें सब्स्टिट्यूट जब किया जाएगा तो p ऑफ x जीरो बनेगा। उसको सिंपली हम ग्रीक अल्फाबेट बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो x के ऐसे दो वैल्यूज आएंगे जो इस पॉलिनोमियल को, जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या बनाएंगे, जीरो। अब एक सॉर्ट ऑफ ये है कि हम अल्फा का बोलते हैं कि फर्स्ट जीरो होगा और बीटा क्या होगा, दूसरा जीरो। जीरो का मतलब ये नहीं है कि x के वैल्यूज ये नहीं है, ये x के वैल्यूज ही हैं, लेकिन x के कितने वैल्यूज इसको जीरो बना सकते हैं, दो वैल्यू जीरो बना सकते हैं। तो पहले वैल्यू को हम अल्फा बोलते हैं और दूसरे वैल्यू को हम डिजिग्नेट करते हैं एज बीटा, ठीक है। तो इस तरह आपको अल्फा बीटा का क्लियर हो गया होगा। दीज आर नथिंग बट दीज आर सिंपली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टू जीरोज। दो जीरोज होते हैं, x के दो वैल्यूज होते हैं जो जीरो बनाते हैं, एक को हम अल्फा नाम रखते हैं, दूसरे को बीटा नाम रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज जो इसके बाद हमें और चाहिए दैट इज रिलेशनशिप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है जो आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और वो टॉपिक अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, ठीक है। जीरोज जो आपको होते हैं ना अल्फा बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उनके बीच में और कोएफिशिएंट्स के बीच में क्या होती है, एक रिलेशन होती है, ठीक है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट्स भी होते हैं, ठीक है, और हमारे पास जीरोस भी हैं, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है तो वो देखते हैं। अब हमारे पास जो रिलेशनशिप है ये डिस्क्राइब की जाती है इन टर्म्स ऑफ टू ऑपरेशंस, वन इज सम एंड अनदर इज प्रोडक्ट। तो दो रिलेशनशिप्स जो हैं उनको किस तरह एक्सप्रेस किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। अभी सम और प्रोडक्ट है क्या, हम सम ऑफ जीरोज करते हैं, ठीक है। दो जीरोज हमें मिलेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे कैसे जीरोज मिलेंगे, किस तरीके से हम जीरोज फाइंड करते हैं, वो तो अभी मैं इसके बाद आपको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरोज होंगे, उन दो जीरोज को आप सम करते हो, उन्हीं दो जीरोज को आप प्रोडक्ट भी करते हो। अब वो जो सम ऑफ जीरोज होता है ना वो किसी के बराबर होता है इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप करते हो ना वो भी होता है बराबर इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स, किसी रेशियो के बराबर होता है। अब वो एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आपको समझ आ गया रिलेशनशिप इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ सम एंड प्रोडक्ट। अब ठीक है, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज क्या है, ठीक है। पहली रिलेशनशिप आपकी है सम ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज होगा ना बच्चों, हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, ठीक है। एक होता है जिसका हम नाम अल्फा रखते हैं और दूसरा होता है जिसका नाम हम क्या रखते हैं, बीटा। इनका जब आप सम करते हो ना तो ये होता है बराबर माइनस बी बाय ए। ये आपको आज के बाद याद रखना है। सर ये बी बाय ए क्या होता है, अभी बच्चों तो हमने पढ़ा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या इक्वेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही तो है हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बेसिस पे ही आप देखो, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि हमें पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। जीरोस क्या हमने नाम रखे होते हैं अल्फा बीटा, उनके बीच में और किन के बीच में रिलेशनशिप है, सर कोफिशिएंट्स के बीच में। तो कौन कौन सा है कोफिशिएंट, ए है कोफिशिएंट, बी है कोफिशिएंट, सी भी जो है कांस्टेंट टर्म है या कोफिशिएंट है, ठीक है। अब इन तीनों का जो है एक रिलेशन होता है किनके साथ, सम ऑफ जीरोस के साथ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के साथ, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो सर जो जीरोस होते हैं ना वो रिलेटेड होते हैं किनके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ। एक इनकी रिलेशन डिस्क्राइब्ड होती है इन टर्म्स ऑफ सम और दूसरी रिलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। अब देखिए हमने कोई भी दो जीरोस निकाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, फॉर एग्जांपल आपको मैं कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलता हूँ, ठीक है, कोई भी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे दिया, उसके दो जीरोस आपको निकालने हैं आपने, ठीक है। एक जीरो आपको फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू 3 आया और दूसरा वैल्यू आपको 2 आया। अब आपको जो 3 और 2 आया ना, आप सिंपली क्या करोगे, उनको आपस में ऐड कर दोगे क्योंकि आपको दो जीरोस आए, इनको हम सम करने वाले हैं 3 + 2, और फिर ये आपको किसके बराबर आना चाहिए, ये आपको बराबर आना चाहिए माइनस बी बाई ए के बराबर। ये बी क्या होगा सर, बी जो आपका पॉलिनोमियल होगा ना, जो आपको गिवन पॉलिनोमियल होगा ना क्वेश्चन में, ये होगा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, दैट इज यहाँ पे लीनियर टर्म एक्स है, ठीक है, जिसका पावर 1 है, डिवाइडेड बाई ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, ठीक है। हमेशा एक्स जरूरी नहीं है कि एक्स ही होगा, तो इसलिए मैं वैसे बता रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, लीनियर टर्म का कोफिशिएंट क्या है बी, और यहाँ पे स्क्वायर टर्म का कोफिशिएंट क्या है ए। इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड करना है और फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फॉर्मूला का माइनस से, और ये दोनों जो है बराबर आने चाहिए। जैसे आपको ये 3 + 2 5 आया ना, तो इन दोनों को डिवाइड करके, किन दोनों को, बी और ए को आपस में डिवाइड करके और माइनस से मल्टीप्लाई करके ये भी आपको क्या आना चाहिए बच्चों, ये भी 5 आना चाहिए। अगर ये 5 आया तो वो भी 5 आना चाहिए। यही है इन दोनों की क्या
रिलेशनशिप। आई होप आपको सम वाली जो रिलेशनशिप है वो समझ आ गई होगी। पहले सम आप समझिए अच्छे से, फिर क्वेश्चंस में जब मैं बार बार अप्लाई करूंगा तो आपको समझ आता जाएगा, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन है किसके साथ, जीरोस के साथ। तो जीरोस का सम और उधर से ये इसके बराबर होता है, ये याद रखना पड़ेगा कि इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड व्हाट इज बी? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट रिलेशनशिप की बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। नेक्स्ट रिलेशनशिप इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हमारे पास जो दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनके बीच में हम प्रोडक्ट भी करते हैं, यानी आप करोगे अल्फा इंटू बीटा। मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बोला था, फॉर एग्जांपल जो आपका पॉलिनोमियल है, मान लो कुछ समय के लिए लेट करो कि उसके दो जो जीरोस मिले ना, दैट इज 3 एंड 2। एक्स का वैल्यू 3 है जो उसको पॉलिनोमियल को जीरो बना रहा है, वो दूसरा वैल्यू 2 है जो उसको जीरो बना रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपको वही एग्जाम्पल समझ के क्या करना है, आप मान लो कि आपके दो जीरोस यही है, तो आप इनका क्या करोगे, प्रोडक्ट। तो 3 2 क्या आ जाएगा 6। तो आप नोट डाउन करोगे कि मुझे प्रोडक्ट ऑफ जीरो 6 आ गया, ठीक है। लेकिन इसकी एक रिलेशन है किसके साथ, कोएफिशिएंट्स के साथ। वो रिलेशन क्या है, इट इज इक्वल टू सी बाई ए। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है दैट इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए क्या होता है बच्चों, वो आपको ऊपर से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे समझ आ रहा होगा। सी बाई ए हो गया सर, कांस्टेंट टर्म को किसके साथ डिवाइड करना है, हमें कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करना है स्क्वायर टर्म के साथ। तो दोनों रिलेशनशिप्स में नीचे क्या होता है, स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। लेकिन ऊपर चेंज हो जाता है, इधर बी है, इधर क्या है सी, और इधर माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है। सो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, या स्क्वायर टर्म जो भी होगा, जो भी वेरिएबल होगा उसके स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट नीचे रखना है। तो इस तरह दो रिलेशनशिप्स हमने डिस्क्राइब की। वन रिलेशन इज बिटवीन सम ऑफ जीरोस and the coefficients, another is product of zeros and coefficients। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। और फिर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बार बार हमें वेरीफाई करना है। अब आगे चलते हैं और आगे की चीजें जो है वो समझते हैं। तो बच्चों अब हमने पढ़ लिया कि क्या रिलेशन होती है कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बीच में, और जो हम जीरोस फाइंड करते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, चाहे वो सम ऑफ जीरोस हो या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो दोनों की रिलेशंस हमने समझ ली। अब हमें समझना है कि आखिरकार ये जीरोस हम कैसे निकालें। हमने तो बोल दिया कि दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा। लेकिन कैसे निकालेंगे, कौन से मेथड्स रहने वाले हैं जिनसे हम इनको निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस वीडियो में मैं अब समझाऊंगा, दैट इज आपको हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसे आप निकालोगे जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बच्चों सबसे पहले मैंने आपको पहले ही वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि जब भी आपको जीरोस फाइंड करने होते हैं ना, तो आपको याद रखना है कि टू फाइंड जीरोस पुट पी ऑफ एक्स इक्वल टू, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन क्वेश्चन में पॉलिनोमियल गिवन होगा ना, जो भी पॉलिनोमियल होगा उसको जीरो के बराबर इक्वेट कर दो। क्यों? क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो ये चीज तो आपको ऑब्वियसली पता होगी, जीरोस फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर डालना है, चाहे वो कोई भी पॉलिनोमियल हो, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। जीरोस फाइंड करने के लिए गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर डालना है। अब हमें इस बार जीरोस निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो हमें उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसके बराबर डालना है बच्चों, जीरो के बराबर। तो ये स्टेप तो आपको समझ आ गया। उसके बाद ग्राफिकल मेथड जो हमने देख लिया उसको हम इस टाइम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। हमें इन दो पे बहुत ध्यान रखना है। पहला मेथड जिससे आप जीरोस निकालोगे वो होगा कि आप पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करोगे, जो कि आपने 9th में भी पढ़ा है। आप उस पॉलिनोमियल को फैक्टर फॉर्म में लाओगे, प्रोडक्ट फॉर्म में लाओगे, ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्म में लाने के लिए जो मेथड हम यूज करने वाले हैं ना, दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। ये वाला मेथड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। इसी से जो है हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी आपने 9th में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वी विल फैक्टराइज अ गिवन पॉलिनोमियल, इट विल हेल्प अस टू फाइंड द जीरोस। मैं दिखा दूंगा जब हम क्वेश्चंस में करेंगे, तब आपको ये मेथड मैं याद दिलाऊंगा, ठीक है। अब लेकिन ये कब लगेगा ये वाला मेथड, वो इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ओनली वर्क्स फॉर, इट वर्क्स फॉर, ये वर्क करेगा फॉर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों, स्टैंडर्ड होता है सर जिसमें सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। सो इट वर्क्स फॉर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। याद रखना, जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बराबर 3 टर्म्स होंगी ना, जहां कोई मिसिंग टर्म नहीं होगी ना, वहीं पे आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दिस स्प्लिटिंग मिडिल टर्म
will only and only work for a standard quadratic polynomial which will have 3 terms, ठीक है। लेकिन अगर एक quadratic polynomial है जिसमें कोई मिसिंग टर्म है, चाहे वो लीनियर टर्म मिसिंग है या कांस्टेंट टर्म मिसिंग है, देखो जो स्क्वायर टर्म है वो तो मिसिंग नहीं हो सकती है क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो डिग्री तो 2 होनी चाहिए, लेकिन जो आपकी सेकेंड वो टर्म होती है ना, ये मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, 1 मिनट, अगर आपको समझ नहीं आ रही। देखिए जो क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक ये है ना इक्वेशन, वो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखो बच्चों ये तो होनी चाहिए क्योंकि ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन हो सकता है किसी पॉलिनोमियल में ये मिसिंग हो, या ये भी हो सकता है कि ये प्रेजेंट हो लेकिन c मिसिंग हो। तो इन दो के अगर दोनों मिसिंग है तब वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो क्वेश्चंस आपको दिए होंगे कोई एक मिसिंग हो सकता है, या तो आपको लीनियर टर्म मिसिंग होगी या तो आपको कांस्टेंट टर्म मिसिंग होगी। उन केसेस में फिर स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं काम करेगा, ये सिर्फ तब काम करेगा जब आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ये वाला होगा जिसमें तीनों की तीनों टर्म्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तब आप मिडल टर्म फाइंड कर पाओगे क्योंकि 3 में मिडल क्या होगा, ये वाला टर्म जो बीच वाली टर्म है। लेकिन अगर इन केस ये वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है या सी वाली टर्म प्रेजेंट ही नहीं है तब तो आपको कोई मिडल टर्म नहीं आएगी। तब आपको फिर ये वाला थर्ड स्टेप याद रखना है, इफ इट इज नॉट ए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड होने का मतलब है कि तीनों प्रेजेंट होने चाहिए, लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो उसका मतलब है या तो ये वाला मिसिंग है या ये वाला मिसिंग है। अगर ये दो मिसिंग है ना तो आपको फिर फैक्टराइज करना है फिर भी, लेकिन आपको वो फैक्टराइज कैसे करना है, कॉमन फैक्टर को बाहर निकालना है, कॉमन निकालना है और फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ ये चीज कॉमन रहेगी, चाहे आप ये वाला यूज कर लो या ये वाला यूज कर लो। सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल को 0 के बराबर डालना है और उसके बाद आपको देखना है कि क्या वो स्टैंडर्ड है। अगर स्टैंडर्ड है तो सीधे कौन सा मेथड यूज करो, स्प्लिटिंग मिडल टर्म। लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई मिसिंग टर्म है, तब आपको कॉमन फैक्टर निकालना है बाहर और फिर सॉल्व करना है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि जब मैं आप क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आप देखोगे मैं ये मेथड तब यूज करूंगा जब स्टैंडर्ड होगा, और जब स्टैंडर्ड नहीं होगा, कोई मिसिंग टर्म होगी, तब मैं कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। काफी थ्योरी जो है वो मैंने डिस्कस कर ली, सारी थ्योरी इनफैक्ट जो आपको क्वेश्चंस में अप्लाई करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज, ठीक है। दिस इज आवर एक्सरसाइज 2.2 and the first question of this exercise is find the zeros of the following quadratic polynomials। तो बच्चों हमें क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ही इस चैप्टर में है तो उसी के हमें जीरोस फाइंड करने हैं। और फिर एक बार हमने जीरोस फाइंड किए तो बच्चों क्या करना है, इनकी जो जीरोस की रिलेशनशिप है किनके बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोस के बीच में, वो भी वेरीफाई करनी है। यानी सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई हमें आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू सी बाई, ये दोनों चीजें हमें वेरीफाई करनी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है ना वो ये वाला है। तो चलिए पहले पार्ट से अब शुरू करते हैं, ठीक है। बिल्कुल ध्यान इधर रखिए ताकि आप एक एक चीज जो है वो समझ पाओ। तो सोल्यूशन ऑफ पार्ट नंबर फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बोला था, याद करें जो भी आपको पॉलिनोमियल होता है ना उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पी ऑफ एक्स से। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ एक्स है, अगर कोई और वेरिएबल होता तो मे बी मैं कुछ और यूज करता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब ये हमने गिवन पॉलिनोमियल लिख दिया। हमें क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने है ना बच्चों, हमें क्या करने हैं, जीरोस फाइंड करने। देखिए पढ़िए सवाल, फाइंड द जीरोस। मैंने आपको अभी नोट लिखवाया था, अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं ना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट द गिवन पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 टू फाइंड जीरोस। हमें जीरोस फाइंड करने, तो हम क्या करेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल हमारा है क्या सर, हमारा पॉलिनोमियल ये है जो क्वेश्चन है। तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 8 को 0 के बराबर डालेंगे। अब हम चेक करेंगे बच्चों, हम क्या चेक करने वाले हैं, देखिए हम क्या चेक करने वाले हैं, इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, हम इसको कंपेयरिंग करेंगे एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। क्योंकि हर टाइम आपको पता होना चाहिए हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए क्या है कोफिशिएंट, मतलब ए क्या है कोफिशिएंट, बी क्या है और सी कांस्टेंट टर्म क्या है, वो आपको पहले ही लिख लेनी चाहिए। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे ताकि हमें ए बी और सी का मालूम हो, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, बी एक्स प्लस सी ये हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों। अब इसके साथ कंपैरिजन से आपको क्या क्या चीजें समझ आ रही है, सर
मुझे समझ आ रहा है कि इधर कोई कोफिशिएंट है ही नहीं, तो यहाँ पे 1 लगाना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए क्या है, ए देखिए कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, तो ए आपका क्या है, यहाँ पे 1 है। फिर देखिए बी क्या है, बी तो प्लस है यहाँ पे, लेकिन बी क्या है, नेगेटिव, तो बी क्या होगा आपका -2 होगा सर, क्योंकि बी जो है प्लस है, तो बी इज इक्वल टू -2, ठीक है। फिर सी क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो स्टैंडर्ड में होता है वो पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव है, तो आपका सी क्या होगा, -8। सो यू हैव लोकेटेड कि आपके कोफिशिएंट्स क्या हैं। बाद में रिलेशनशिप जब हम निकालेंगे ना, वेरीफाई करेंगे, तब हम इधर से ही वैल्यूज को लिख लेंगे, ठीक है। तो हमने ए बी सी लिख लिया। अब हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ देखिए, अब हमें काम असल में करना क्या था सर, हमें स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना चाहिए था। क्यों सर, यहाँ पे तीनों टर्म्स प्रेजेंट है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिख रहा है, 3 टर्म्स है, मिडिल टर्म है, तो इस मिडिल टर्म 2x को हमें स्प्लिट करना चाहिए, ठीक है। अब कैसे स्प्लिट करें वो देखिए, 1x स्क्वायर और लास्ट की टर्म क्या है, -8। हमें किसको स्प्लिट करना है बच्चों, हमें स्प्लिट करना है इस वाली टर्म को, इसको किसी तरीके से हमें ब्रेक करना है, और ब्रेक करने का जो तरीका है दैट इज स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्या होता है उस पे नजर रखते हैं। देखिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, देखिए क्या करना होता है। अगर आपको 9th में ये क्लियर नहीं हुआ है, आप अच्छे से ये देखिए, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग रहता है बच्चों के लिए। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में सबसे पहले आपको क्या करना होता है बच्चों, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो स्टैंडर्ड है, उसमें पहला और लास्ट का जो कोफिशिएंट है ना, वो मल्टीप्लाई करना है। सो कर दिया मैंने a इंटू सी, ठीक है। और हमारे क्वेश्चन में a है क्या सर, 1 है, तो 1 का किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, 8 के साथ, विदाउट साइंस। साइंस हमें नहीं करने हैं, बस नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। सर हमें ac का वैल्यू क्या आ रहा है सर, 8 आ रहा है हमारे गिवन क्वेश्चन में। उसके बाद तरीका रहता है कुछ और, क्या करना है आपको, एक बार आपको निकला ना ac, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढो, इसके सारे पॉसिबल क्या ढूंढो, फैक्टर्स ढूंढो, किसके, ए सी के। 8 के क्या पॉसिबल फैक्टर्स हैं, ये किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है बच्चों, 2 4 सा भी 8 होता है, तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में भी आता है, ठीक है बच्चों। और लास्ट पे 8 1 सा 8 होता है। तो सर यही 4 हमें पॉसिबल फैक्टर्स लग रहे हैं, किसके, 8 के, ठीक है। लिख लिया आपने सारे ये फैक्टर्स। उसके बाद आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि जो आपने फैक्टर्स लिया ना, उनको, उनमें जो आप ये मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 1 8 2 4 से, इनको आपस में ग्रुप करना है, या तो इन दोनों को ऐड करना है या तो सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे अगर मैं 1 + 8 करूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 + 8 9, लेकिन आपको ऐड करके भी देखना है और सब्ट्रैक्ट करके भी देखना है। तो ये पॉसिबिलिटीज हमें इससे आ रही है, ठीक है। इससे क्या पॉसिबिलिटीज आ रही है दूसरे से, 2 + 4 या 2 - 4, कितना आएगा, 2 + 4 6 होता है, और ये होता है -2, ठीक है। इसी तरह इससे भी हमें यही पॉसिबिलिटीज आएंगी, 4 + 2 6 होता है, और 4 - 2 क्या होता है, 2 होता है। और इससे हमें आएगा 8 + 1, वो तो 9 होता है, और 8 - 1 वो क्या होता है, 7 होता है। तो जो भी आपके पॉसिबल फैक्टर्स है ना, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या होना चाहिए, उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको मिडल टर्म बननी चाहिए। मिडल टर्म हमारी है क्या बच्चों, हमारी मिडल टर्म 2 है, और वो भी -2 है, ठीक है। उसका कोफिशिएंट क्या है, 2। अगर साइन भी लेंगे साथ तो -2 है, तो -2 आपको किन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है सर, -2 हमें आ रहा है जब हम ये चीज कर रहे हैं। देखिए जब हम 2 में से 4 उतारते हैं, जो कि हमारे फैक्टर्स हैं, 2 - 4 या 2 + 4, लेकिन प्लस से तो 6 आ रहा है, तो माइनस से हमें लेकिन -2 आ रहा है, तो यही हम इस्तेमाल करेंगे इसको ब्रेक करने के लिए। अब आप रखिए नजर इसकी तरफ, ये 2x को देखो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा +2, क्योंकि 2 तो पॉजिटिव है, +2, ठीक है। और फिर क्या है, फिर है +2 के बाद -4, लेकिन सर इसके साथ तो x है, तो बस इधर भी क्या लगाओ, x लगाओ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू क्या था, पॉलिनोमियल 0 के बराबर था। अब आप जरा अच्छे से चेक करें क्या हो गया सर, हमारे पास -2x को आपने ब्रेक कर दिया, और आपने इसके पहले 2 टर्म्स इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन ये भी तो देखो 2x - 4x कितना होता है, -2x, तो हो गया ना ब्रेक। आप इसी को दूसरे तरीके से लिख रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, 3 टर्म्स थी पहले पॉलिनोमियल में, अब 4 आ रही हैं, तो इसी को हम बोलते हैं स्प्लिटिंग मिडल टर्म। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में मिडल टर्म को ब्रेक किया जाता है, और तरीका ये रहता है, सारे पॉसिबल फैक्टर्स आप AC के ढूंढते हो, ठीक है, और उसमें आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उन फैक्टर्स को मिडिल टर्म का कोफिशिएंट लाने की कोशिश करते हो। अब एक बार आपको ये आ गया ना स्प्लिटिंग, फिर इजी है। अब आपको क्या करना है, 4 टर्म्स हमारे पास है, 2 2 का ग्रुप बनाना है, एक ये ग्रुप बनेगा और बच्चों दूसरा ग्रुप ये बनेगा, ठीक है। अब इनमें देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पे अब आपको कॉमन निकालना है। ये 1x स्क्वायर है और ये 2x है, दोनों के पास x है, इसके पास 2 है उसके पास 1 है,
तो मिनिमम हमें कॉमन निकालना होता है जो दोनों के पास कम से कम है। तो x कॉमन निकाला तो ये x प्लस क्या आ जाएगा बच्चों, ये आएगा 2। ठीक है, अब इधर क्या आएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको, यहाँ पे जो साइन है ना, ये साइन काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पे जो साइन है ना वो माइनस है, तो ये माइनस जो है ना, ये माइनस भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, इधर भी आपको माइनस ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है वो सर मुझे समझ आ रहा है सर, 4 दोनों का जो है फैक्टर है, इसका भी और उसका भी, तो 4 क्या आएगा, कॉमन आएगा सर। लेकिन ये माइनस कहाँ से आया, जो साइन बच्चा इधर होता है ना वही साइन इधर आता है। ठीक है, तो 4x, ठीक है, क्योंकि 4 हमने कॉमन निकाला तो इधर खाली x बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, बहुत सारे बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो इधर सीधे 8 ही लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों, ये 4 जो है ना ये आपने कॉमन निकाला है, तो और ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू, तो 4 को क्या इनटू कर रहे हैं तब 8 आएगा बच्चों, वही करना है आपको, जो 4 को क्या इनटू करना चाहिए ताकि 8 आए, सर 2 इंटू करना चाहिए सर। लेकिन इधर साइन क्या लगाओगे, माइनस लगाओगे, नहीं। देखिए याद तभी मैंने बोला इंपॉर्टेंट है कि जब यहाँ पे माइनस कॉमन आपने निकाला ना, फिर आपको जो ये वाले टर्म्स का साइन है ना वो चेंज हो जाता है। देखिए जब हमने -4 कॉमन निकाला, ये था -4x, अब ये क्या होगा x, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था अब इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है, जब आप माइनस किसी भी मतलब मिडल यहाँ पे जो लास्ट के 2 टर्म्स में जब आप नेगेटिव कॉमन निकालोगे ना, तो उससे क्या होता है, ये ऊपर वाले स्टेप्स में जो ये 2 टर्म्स है ना इनका साइन रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। और वैसे भी आप फिर से देखो, x इंटू एक्स क्या होता है x², x इंटू 2 क्या होता है 2x, -4 इंटू एक्स क्या होता है -4x, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस। तो आ रहा है ना आपको, ये जो ये स्टेप है ना, ये स्टेप आपको वापस ये कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए, मतलब इन इस स्टेप को फिर से सॉल्व करने से आपको पुराना स्टेप कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए, तो वो हो रहा है। अब यहाँ पे अब आपको कितनी टर्म्स आ रही है इसके बाद, ये आपकी एक टर्म है और ये बच्चा ये दूसरी टर्म है। ठीक है, टर्म का मैंने आपको बोला था, टर्म कैसे पता चलता है, एड सब्ट्रैक्ट से। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन का साइन बीच में है, तो देयर आर 2 टर्म्स, इन दो में कुछ कॉमन चीज है, वो है x+2। देखिए x+2 इधर भी है, x+2 उधर भी है। ठीक है, अगर x+2 दोनों जगह है तो बताओ इसके पास क्या बचा, ये हम x+2 कॉमन निकाल रहे हैं, तो बच्चा इसके पास x+2 के बदले इसको तो कॉमन निकाला गया है, तो इसके बदले यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, क्यों आएगा 1, क्योंकि जब भी हम किसी को कॉमन निकालते हैं उसकी जगह 1 आता है, और x इसके साथ क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट था, तो ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में 1 आएगा। ठीक है, -4 x+2 कॉमन निकाला गया तो उसकी जगह क्या आएगा 1। सर 4 इसके साथ किस ऑपरेशन में जुड़ा था, जो हमने कॉमन निकाला, इनटू के ऑपरेशन में, तो इधर इनटू ही आएगा। ठीक है, तो बच्चे आगे हम ये 1 1 नहीं लिखेंगे, अंडरस्टूड होता है, लेकिन मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं ये लिख रहा हूँ, आगे मैं क्वेश्चंस में ये नहीं लिखूंगा। अब x1 से x होता है -4, तो जब हम किसी को कॉमन निकालते हैं उधर 1 बचता है। ठीक है, लेकिन साथ में ये भी देखना कि ऑपरेशन क्या था उसका दूसरे के साथ। अब यहां तक आप पहुंचे, इसके बाद बिल्कुल काम आसान हो गया आपका। ठीक है, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है, आपको 2 फैक्टर फॉर्म में आ गए, फैक्टर होता है प्रोडक्ट फॉर्म में, आपको 2 पॉलिनोमियल्स आ गई और ये वैल्यू टोटल 0 के बराबर है। अब आप याद करें एक रिजल्ट, अगर आपके पास कोई 2 नंबर्स होते हैं, कोई भी 2 रियल नंबर्स, और इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो आपको क्या समझ आएगा, ये a और b का वैल्यू 0 आ रहा है इक्वल टू प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इसका मतलब है सर या तो a 0 होगा, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू बी इज 0, या सर क्या हो सकता है b भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो या तो a 0 है या तो b 0, या दोनों भी 0 हो सकते हैं, तो वही आप इधर अप्लाई करो, यही सेम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई करो। ठीक है, तो बच्चा अगर हम इधर ही अप्लाई करेंगे ना, तो हम बोल सकते हैं आइदर, यहाँ पे भी आप देखो बीच में प्रोडक्ट है, क्योंकि ये ब्रैकेट्स का मतलब तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट ही होता है, तो आइदर क्या लिखेंगे हम, x+2 जो है वो 0 के बराबर है, और x-4 जो है वो 0 के बराबर है। ठीक है, अब अगर ये 0 के बराबर है तो x का क्या वैल्यू आएगा, 0 -2, ये 2 हम शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमें जीरोस फाइंड करने, तो जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं वेरिएबल के वैल्यूज, तो वेरिएबल को अलग करना है, नंबर्स को अलग करना है, तो x विल बी इक्वल टू -2, तो ये आपको आ गया पहला 0। ठीक है, अब आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, देखो बच्चा अगर आप -2 इधर पुट करोगे ना, -2 + 2 विल बी कैंसल्ड आउट, इट विल बी 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो है ना ये इसका 0। अब लेकिन हमें दूसरा 0 भी निकालना है, तो इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो +4, तो x आपको क्या आ जाएगा 4, सो यू हैव आल्सो ऑब्टेन्ड द सेकंड 0। ठीक है, आप 4 डालो इधर, फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में 4 - 4 इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये भी इसका 0 है, तो आपने दोनों जीरोस को फाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि आप जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करोगे, तो एक 0 का नाम आप क्या रखोगे बच्चा,
अल्फा, तो चलो इसको अल्फा नाम रखते हैं, तो अल्फा इज -2, एक्स का वो वैल्यू जिसको 0 बना रहा है तो उसका नाम फिलहाल के लिए अल्फा और दूसरे का नाम बीटा। ठीक है, तो इस तरह हमने 2 जीरोस फाइंड कर लिए। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन। लेकिन अभी और क्वेश्चन है, वो है वेरीफाई। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, हमें वेरिफिकेशन पार्ट भी करना है। अब हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, उसका हमें वेरिफिकेशन करना है बच्चों। ठीक है, देखिए वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले आपकी पहली वेरिफिकेशन है सम ऑफ जीरोस की, तो पहले हम सम करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर था? अगर इन टर्म्स ऑफ जीरोस की बात करें तो हम जीरोस को ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा। ओके बच्चा, और ये हमने देखा था सर, अगर हम कोएफिशिएंट्स के साथ इसकी रिलेशन देंगे सर, ये कुछ इसके बराबर आ रहा था। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे अब साइड बाय साइड, अल्फा और बीटा आपको निकल गया। अल्फा आपका आ गया -2, ठीक है, और बीटा आपको क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है यहाँ तक। अब अगर हम कोफिशिएंट्स की बात करिए, दोनों क्या आने चाहिए? सेम सेम आने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा को ऐड करने के बाद वही आना चाहिए जो -b/a को हम जब रेशो निकालेंगे वो भी यही आना चाहिए। अब हमें b क्या था वो मैंने पहले ही आपको बोला था, मैंने नोट कर दिया है। तो b आपका -2 है। कोफिशिएंट्स देखिए, कोफिशिएंट्स आपके लिखे थे यहाँ पे, -2 है आपका b और a क्या है? 1, तो -2/1 आएगा। क्या आएगा? -2/1 आएगा। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ -2/1। देखिए ये साइन जो है ना बाहर का, ये फॉर्मूला का है, ये फॉर्मूला में ही था -b/a, और ये अपने अपने इनके क्या डाल रहा हूँ? वैल्यूज डाल रहा हूँ। ठीक है, अब फर्दर आप सॉल्व करें, 4 में से 2 उतरेंगे तो 2 आया। तो अल्फा प्लस बीटा हमें किसके बराबर आ रहा है? जब हमें जीरोस ऐड कर रहे हैं तो 2 के बराबर आ रहा है, और 2/1 तो 2 ही होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो वी आर गेटिंग 2 = 2। आपको LHS और RHS सेम आ रही है, यानी सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू -b/a। तो ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आपको दूसरा रिलेशन भी वेरीफाई करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रोडक्ट का जो है वो वेरिफिकेशन भी करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमें क्या करना है? वी हैव टू डू वन थिंग, वी हैव टू मल्टीप्लाई अल्फा एंड बीटा। सो आई एम मल्टीप्लाइंग अल्फा एंड बीटा। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है बच्चों? c/a के बराबर होता है। ठीक है, अब अल्फा आपका है किसके बराबर? यहाँ से आप उतार सकते हो, अल्फा का वैल्यू -2 था, लेकिन अब हमें इन जीरोस को क्या करना है? आपस में मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट करना है। तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो c/a। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या था? a तो हमने अभी देखा, a हमारा क्या है? दोनों में a ही होता है ना, c/a या -b/a, तो a तो हमारा 1 है, तो नीचे वाला हमें पता है 1। अब c क्या था? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा बच्चा क्या था? देखते हैं, c हमारा -8 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कांस्टेंट टर्म है दैट इज -8, तो -8 इधर लिख दिया। ठीक है, देखो ये अपना इसका साइन है बस। ठीक है, तो ये कितना आएगा? 4 2 8, और प्लस इंटू माइनस इज माइनस, और ये भी क्या आ रहा है? -8। सो वी हैव वेरीफाइड बोथ द सम ऑफ जीरोस एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ जीरो। दोनों के जो रिलेशंस थे वो हमने बराबर दिखाए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हेंस वेरीफाइड। यू हैव कंप्लीटेड द एंटायर क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया, तो आपको सब चीजें सही तरीके से समझ आ रही है। दिस इज जस्ट अ वेरिफिकेशन, LHS एंड RHS। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। अब हम सेकंड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है उसमें, वो देखते हैं। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पहला हो गया, अब हम सेकंड करते हैं। 4s² - 4s + 1, ये वाला सवाल हमारे पास है। मैं एक बार हाईलाइट करता हूँ इसको ताकि आप देख पाओ। ये बचा 4s² - 4s + 1, तो इसमें 3 टर्म्स है सर। स्टैंडर्ड तो है, क्योंकि अगर हम चेक करें s के पावर्स रिड्यूसिंग ऑर्डर में, पहले स्क्वायर है, फिर लीनियर है, और फिर कांस्टेंट है, तो स्टैंडर्ड है। तो हमें जीरोस फाइंड करने हैं यूजिंग स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो 4s² - 4s + 1, तो अब ये क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, नीचे मैं लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन के नीचे। चलिए 4s² - 4s + 1, यही है हमारा क्वेश्चन। सो लेट अस नाउ डू दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है हम करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमने क्लियर कर लिया, अब हमें सेकेंड पार्ट जो है ना वो करना है, 4s² - 4s + 1। ठीक है, नाउ करते हैं क्वेश्चन। इस टाइम जो पॉलिनोमियल है 4s² - 4s + 1, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ x, इट इज इन टर्म्स ऑफ s। तो हम इसको लिखेंगे, जो गिवन पॉलिनोमियल है हम इसको p ऑफ s लिखेंगे। पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल s है, तो s का वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक है, अब हम किसके बराबर लिखेंगे? 4s² - 4s + 1। ठीक है बच्चा, इधर तक। अब हमें क्या करना है सर?
हमें तो इसके जीरोस फाइंड करने, पहला काम तो हमारा जीरोस फाइंड करने का होता है। तो टू फाइंड जीरोस हमें क्या करना है, जीरोस को फाइंड करना है। तो हम गिवन पॉलिनोमियल जो भी क्वेश्चन है पी ऑफ एस हमारा पॉलिनोमियल है, इसको हम जीरो के बराबर डाल देंगे। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल सिंपली जो भी क्वेश्चन में दिया गया है 4s² - 4s + 1 को सर हम जीरो के बराबर पुट करेंगे बच्चा। अब देखिए पहला काम हमारा हो गया। अब क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तीनों टर्म्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अगेन हमें करना है। ठीक है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फिर से देख लीजिए अगर आपको कुछ डाउट रह चुका उसमें। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में आपको AC का आपस में क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम AC का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। AC हो गया पहला और आखिरी का कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, चलिए लिख लेते हैं। वो है कि हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक, ताकि हमको वैल्यूज पता चले। बाद में अगर आप नहीं भी लिखोगे ये स्टेप, ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन मैं क्योंकि आपको ऐसे सिखा रहा हूँ जैसे कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं उसी हिसाब से आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल बस s² रखना, क्योंकि अब आपका जो ये वेरिएबल है ना वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए जहाँ x होता था वहां पे मैं s लिख रहा हूँ। ठीक है, अब आपको इससे पता चलेगा कि हमारे ABC क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है। A आपका है इधर 4 दिख रहा होगा, ये देखिए A आपका 4 होगा। B देखिए क्या है, B है, क्या है B, लेकिन याद रखना ये यहाँ पे स्टैंडर्ड में B मतलब पॉजिटिव है, इधर क्या है माइनस, तो आपका B है -4, क्या है B है -4 बच्चों। ठीक है, और C क्या है आपका, C कांस्टेंट हम आपको 1 है। ठीक है, सो यू हैव फाउंड आउट द आइडेंटिफाई, आपने कर दिया ABC क्या है। ठीक है, अब हम AC को मल्टीप्लाई करते हैं। AC है 4 1 4, ये इधर से भी आप देख सकते हो 4 1 4, तो AC इज 4। अब 4 के ऑल फैक्टर्स ढूंढते हैं 4 के, तो 4 के है ही कितने फैक्टर्स, कम ही है, 1 4 4 है, 2 के टेबल में भी आता है, 2 2 4 होता है, और फिर 4 1 4 होता है। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए। ठीक है, तो -4 कैसे आ सकता है, देखिए अब देखिए कैसे यहाँ पे सवाल को करना है। मैंने क्या बोला था, ऐड या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, 1 + 4 क्या आता है, 5 आता है, 1 - 4 क्या आता है, -3 आता है, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 - 2 क्या होता है, 0 होता है, 4 + 1 क्या होता है, 5 होता है। ऐड भी कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट भी करके देख रहा हूँ। अब आपको क्या दिख रहा है, हमें तो मिडिल टर्म हमारी ब्रेक करनी है और मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 4 है। सो हाउ कैन वी ब्रेक दिस 4 को कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं, वो आपको इनसे समझ आ रहा होगा। देखिए इससे तो नहीं आ रहा है, इससे भी नहीं आ रहा है, सर इससे 4 आ रहा है, ये भी नहीं 4 आ रहा है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो हमें एक ही ऐसा पॉसिबल कॉम्बिनेशन दिख रहा है जिससे हमें 4 आ रहा है, और वो है 2 और 2 को एडिशन करना है। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। बट दिक्कत ये है कि -4 है, क्या है -4, तो अब क्या करें सर, कोई बात नहीं है सर, -4 तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 -2, यानी -2 को -2 के साथ अगर हम जोड़ेंगे तो वो -4 आएगा। यू जस्ट हैव टू लुक एट द कॉम्बिनेशन दैट विल गिव यू 4। फिर साइन को आपको खुद सोचना है कि मैं साइन माइनस कैसे ला सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के साथ हमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, इनको एज इट इज अपने साइंस के साथ लिख दीजिए। अब आपको -4 इसको ब्रेक करना है, और आपको पता है 2 और 2 का ब्रेक का जो है तरीका रहने वाला है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 2। ठीक है, अब इन दोनों का साइन माइनस ही रखोगे आप। ठीक है, और साथ में वेरिएबल क्या है, s, तो सिंपली आपने ब्रेक कर दिया। 2 + 2 4 होता है, बट यहाँ पे 4 नेगेटिव है, तो आप -2 और -2 रख दोगे, और वेरिएबल जो है मिडिल टर्म का साथ साथ में उनके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में रखोगे। सो अब देखिए -2s और -2s कितना होता है, -4s। यू हैव ब्रोकन डाउन द मिडिल टर्म, और आपने इसको बना इस 3 टर्म्स का जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है उसको 4 में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया आपने मिडिल टर्म को, और तरीका मैंने सिखाया। अब आप इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालोगे। ठीक है बच्चा, अब हमारे पास 4 टर्म्स है, तो कॉमन हम निकाल सकते। इन दोनों में 2 कॉमन आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 और 4 एक दूसरे के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो 2 मिनिमम इन दोनों में कॉमन निकाला जा सकता है। इसके पास एक ऐसे, इसके पास 2 ऐसे, तो एक ऐसा आप कॉमन निकाल सकते हो। अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो 2s आपने कॉमन निकाला, फिर इसके पास क्या बचा, तो 4 आना चाहिए। तो ये क्योंकि ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब इनटू, सो व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट बैक 4², 2। ठीक है, 2 2 4, बट एक एस उधर है तो एक एस इधर रहेगा। अब आप वापस मल्टीप्लाई करो, 2s × 2s इज 4²। ठीक है, फिर आएगा -2s आपने ऑलरेडी बाहर निकाला है, कॉमन निकाला है, तो इधर क्या आएगा
1 आएगा बच्चों, ठीक है। जब आपको मैंने पहले भी बोला पिछले क्वेश्चन में, जब आप पूरा का पूरा बाहर निकालते हो तो उसकी जगह क्या आता है 1, और वो साइन अपना उधर ही रखता है, ठीक है। तो 2s into 2s is 4s square and 2s into -1 is -2s। तो यू हैव, आपने सही तरीके से इसको मैंने कॉरस्पॉन्ड दिखाया कि इसके साथ कॉरस्पॉन्ड हो रहा है। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट चीजें, यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बोला यहाँ पे माइनस है, क्या है बच्चों, यहाँ पे माइनस साइन, और जब माइनस साइन होता है इधर सामने तो इधर भी क्या कॉमन आता है, माइनस ही आता है कॉमन, ठीक है। तो माइनस कॉमन निकाला, फिर हम देखेंगे कि फैक्टर्स क्या आएंगे। फैक्टर्स तो सर इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सर। फिर जब कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो आप 1 कॉमन निकाल लेते हो, बट द प्रॉब्लम है इट इज नॉट 1, इट इज नाउ -1, क्योंकि जो साइन इधर होता है वही हम कॉमन भी निकालते हैं। अब जब आप माइनस टर्म कॉमन निकालोगे, ऊपर वाली टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। अब इनमें कॉमन तो हमने 1 निकाला, तो था तो कुछ नहीं कॉमन, तो -1 कॉमन आया, तो फिर भी साइन क्योंकि माइनस है, माइनस टर्म कॉमन आई है तो इनका साइन चेंज होगा। ये माइनस से प्लस आ जाएगा इधर, ये प्लस था, ये क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखिए ये वापस से ही आ रहा है, और आप ये भी देख सकते हो ये 1 दोनों को इंटू होने वाला है ना एक्चुअल में, क्योंकि ये कॉमन निकाला गया। -1 into 2s is -2s, माइनस इंटू माइनस इज +1। तो यह कॉरस्पॉन्ड आपने कर दिया, तो आपने देख लिया कि ये सही आ रहा है। उसके बाद बच्चों मैंने क्या बोला था, उसके बाद मैंने आपको बताया था ये और ये आपके पास 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में आपको कॉमन ढूंढना है। यहाँ पे माइनस ही मैं सिखा रहा था आपको जस्ट, तो इन दोनों में यहाँ माइनस है, ठीक है। अब आपको 2 टर्म्स है, बिकॉज दे आर सब्ट्रैक्टेड, तो इनमें आप अब क्या करोगे, कॉमन निकालोगे। क्या बच्चा कॉमन निकालोगे, सर 2s - 1 दोनों के पास है, जो चीज़ दोनों के पास है उसको कॉमन निकालो, दिस इज कॉमन फैक्टर। अब इसके पास क्या बचेगा 2s, और 2s - 1 क्योंकि कॉमन आया है तो इधर क्या बचेगा 1, और ये 2s के साथ किस तरह से था, मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, तो यहाँ पे 1 बचेगा इसकी जगह, रिप्लेसमेंट आ रही है, ठीक है। तो -1 तो इधर ही है, 2s - 1 कहाँ है, तो बाहर है, तो 1 अपना, और 2s - 1 तो बाहर कॉमन है, तो इधर क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। आगे तो मैं ये 1 नहीं लिखूंगा, ये अब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे कुछ नहीं बचता, यानी 1 बचता है, और 1 इंटू एनीथिंग इज द सेम थिंग। तो वहाँ पे अब क्या लिखेंगे 2s - 1, और 2s 1 जा 2s होता है, 1 1 जा 1 होता है, और ये आ रहा है 0 के बराबर। तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट क्वेश्चन, लगभग हम लास्ट स्टेप्स में पहुंच गए, यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर होगा। अब वही चीज़, 2 चीज़ें हैं, 2 नंबर्स हैं, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0 के बराबर। तो आइदर क्या होगा, पहला नंबर 0 होगा, या तो दूसरा नंबर इसको 0 बना रहा होगा, ठीक है। तो अब उसी तरीके पे चल के हम यहाँ पे लिख सकते हैं आइदर 2s - 1 जो है वो 0 है, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वेरिएबल का वैल्यू निकालोगे ना, क्योंकि वेरिएबल का वैल्यू जो हम निकालते हैं वही तो 0 होता है उसका, तो ये उधर शिफ्ट करेंगे नंबर्स को नंबर्स के साइड, तो यू विल गेट 2s = 1, एंड ऐसा आपको मिलेगा 1/2। अगर आप एक चीज़ कीनली ऑब्जर्व करोगे ना, दोनों जो फैक्टर्स है ना सेम आए हैं, ठीक है, तो और से भी आपको यही मिल जाएगा 2s - 1 0 के बराबर, तो ऐसा गेन क्या आएगा 1/2, क्योंकि दोनों जीरोस, दोनों जो फैक्टर्स है ना सेम है, तो इसका वैल्यू भी 1/2 है, इसका भी 1/2। अगर आप इधर 1/2 डालोगे, 2 × 1/2, 2 कैंसिल, 1 - 1 is 0। अगर इधर डालोगे 1/2, तब भी आंसर क्या आएगा 0। सो यू हैव फाउंड बोथ द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ s। अब अल्फा का ये जो है इसको अल्फा बोलते हैं, हमारा अल्फा पहला 0 हमने जो निकाला है इसका वैल्यू, उसको हम अल्फा नाम रखते हैं, और इसको हम नाम रखते हैं बीटा। सो बीटा इज आर, दोनों जीरोस हमें सेम आ रहे हैं, इक्वल जीरोस आ रहे हैं, दोनों सेम जीरोस है, ठीक है। तो 2 जीरोस आने चाहिए, दोनों क्या है सेम जीरोस, लेकिन 2 तो हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस फाइंड करना है, तो हमें अब वेरिफिकेशन पार्ट करना है, वेरिफिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। वेरिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सम के रिलेशन देखते हैं, सम ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप देखते हैं, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो सर पहले हम जीरोस को सम करते हैं, और सर ये आना चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, इसकी कोफिशिएंट्स के साथ ये रिलेशन है, दीज आर सम ऑफ जीरोस आर इक्वल टू -b/a। अब करते हैं आगे सॉल्व। अल्फा जो है, अल्फा आपका 1/2 है बच्चों, तो 1/2 लिख रहा हूँ मैं, और बीटा भी क्या है आपका 1/2। तो पहले यही पार्ट सॉल्व करते हैं साइड साइड से, ठीक है। तो ये कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लिख सकते हो आप 1 + 1, ठीक है। तो ये आएगा बच्चों 2/2, ठीक है। और 2/2 क्या होता है, देखिए मैं कंटिन्यूसली स्टेप वाइज नीचे उतर रहा हूँ, 2/2, 2 1 जा 2 1 जा, तो आपको 1 आ रहा है सम ऑफ जीरोस। अब इधर से भी सॉल्व करता हूँ मैं, माइनस बी क्या था हमारा, बी और ए क्या था हमारा बच्चों, बी और ए क्या था, देखिए हमने पहले ही लिख लिए थे बी और ए क्या है।
b हमारा है -4 और a हमारा है 4। तो अगर आप फिर भी देखना चाहते हो आप इससे भी देख सकते हो। देखिए b क्या है हमारा -4 और a क्या है 4, तो हमें -4 डिवाइड बाई 4 करना है। ठीक है, तो -4 डिवाइडेड बाई 4 करना है। ठीक है, तो -4 कैंसिल, तो ये आएगा -1, माइनस इंटू माइनस क्या आएगा 1, सो 1 इक्वल टू 1 ही हमें आ रहा है। LHS साइड से हमने जीरोस को ऐड किया था, तो राइट हैंड साइड से हम रिलेशन देख रहे हैं कोएफिशिएंट्स के साथ, इसकी क्या है दोनों सेम आ गए, तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा वेरिफिकेशन करना है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ लेट अस फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है दैट इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, और इसकी कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन है दैट इज कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। ठीक है, अब अल्फा क्या हमारा है 1/2, इसका प्रोडक्ट करना है बीटा के साथ 1/2। ठीक है, और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है, ये तो हमारा यही है जो हमने अभी डाला था 4, लेकिन व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म इन द क्वेश्चन, कांस्टेंट टर्म हमारी 1 है। क्या है बच्चों 1 है। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म इस पॉलिनोमियल में 1 थी डिवाइडेड बाय ये क्या था 4 था हमारा। ठीक है, तो अब हमारे पास इन दोनों का जो आंसर आ रहा है सेम ही आ रहा है। देखिए 1 इंटू 1 इज 1, 2 टू 4, और ये भी आ रहा है 1/4, सो वी आर गेटिंग सेम रिजल्ट्स। ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया, हेंस वी हैव वेरीफाइड दिस थिंग ऑल्सो। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ रही, बिल्कुल सीक्वेंशियल तरीके से, बिल्कुल जैसे आपको स्कूल में या कहीं पे भी अगर आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे जैसे स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल आराम से जो है चीज़ें समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अपनी कॉपीज़ मेंटेन कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम्स के दिन जो है इनसे जो है जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाएं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं बच्चों। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम सोल्यूशन देखते हैं थर्ड पार्ट का, हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 पार्ट्स हमने किए हैं, अब हम थर्ड पार्ट जो है ना वो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो पार्ट दिया गया दैट इज 6x² - 3 - 7x। ठीक है बच्चों, हम इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमें सर जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साथ ही हमेशा कंपेयर करना है। सो ax² + bx + c, सर हम तो इसको कंपेयर कर रहे थे किसके साथ, ax² + bx + c के साथ, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। बट सर यहाँ पे हमें कुछ लग रहा है कि यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है ना वो लास्ट पे होनी चाहिए थी और मिडिल टर्म इधर होनी चाहिए थी एज पर द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो अब हम क्या करेंगे सर, हम पहले तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को रीअरेंज करेंगे, इसकी टर्म्स क्या करेंगे रीअरेंज करते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल को हम सर रीअरेंज फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहले हम सर स्क्वायर टर्म लिखेंगे और फिर हम पावर डिक्रीज करते जाएंगे वेरिएबल का, तो हमें अब लिखना चाहिए सर -7x, और यहाँ पे फिर हमें सर -3 लिखना चाहिए। तो बच्चों एग्जाम में अगर आपको ये क्वेश्चन आया ना और आपने रीअरेंज नहीं किया तो आप ये क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो याद रखना कि जब भी एक पॉलिनोमियल होता है ना उसके जो वेरिएबल के पावर्स है ना वो ग्रेजुअली डिक्रीज करते हैं, तो आपको इसको पहले सही फॉर्म में रखना है। ठीक है, उसके बाद अब हम वही चीजें करेंगे जो हम इससे पहले कर रहे थे, क्योंकि हमें जो है जीरोस निकालने, तो सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को p ऑफ x के बराबर रखोगे। तो देयरफॉर p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² - 7x - 3। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें पहले जीरोस फाइंड करने और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। टू फाइंड जीरोस पुट p ऑफ x आप पुट करोगे सर इक्वल टू 6x² - 7x - 3, ये हमने पुट कर दिया p ऑफ x। ठीक है, अब p ऑफ x जो हमारे पास है इसको सर हमें 0 के बराबर पुट करना है। तो आपने क्या किया, जो p ऑफ x है जो गिवन पॉलिनोमियल है उसको आपको 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, अब 0 के बराबर पुट करने का मतलब है कि दिस 6x² - 7x - 3 इज इक्वल टू 0। सर ये तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब है, तो हमें जो है सर AC का मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। सर ये वाला कोफिशिएंट और ये वाला कोफिशिएंट जो है हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो सिंपली इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ नंबर, साइन आपको नहीं लेने। सर हम क्या करेंगे सर 6 3 करते हैं, AC जो हमारे पास होता है उसका प्रोडक्ट तो 18 आ रहा है। ठीक है सर, सर अब 18 के सारे पॉसिबल फैक्टर्स लिख लेते हैं, ऑल पॉसिबल फैक्टर्स 18 किस किस के टेबल में आता है लिख लेते हैं। सर सबसे पहले अगर हम बात करें 18 1 सा 18 होता है, तो पहला फैक्टर 18 का 18 ही है। सर नेक्स्ट जो है दैट इज 2 9 सा 18,
ठीक है सर। 3 के टेबल में भी आता है सर, 3 इंटू सिक्स इज 18। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में भी आता है सर, 6 3 जा 18 सर, और 9 के टेबल में भी आ जाता है, 9 2 जा 18 सर, और 18 1 जा 18। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स लिख लिए मैंने। जब आप इसमें प्रो हो जाएंगे ना, तो जब आप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ आएगा ना, फिर आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जल्दी ये आइडिया क्लिक हो जाएगा कि 7 कैसे आ सकता है। अब मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है ना, वो हमें ब्रेक करना है, ठीक है। तो ये 7 कैसे आ सकता है सर? अगर हम इन पॉसिबल फैक्टर्स में ये वाला कॉम्बिनेशन यूज करें, 9 2 या 2 9 वाला, ठीक है सर। हम 2 9 अगर कर देते हैं ना सर अगर हम 2 9 कर देते हैं ना सर, वो क्या आएगा, -7 आ जाएगा सर। हम यही वाला यूज करते हैं, 2 में से 9 उतार देते हैं। और मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था, ये नेगेटिव है, तो इन्हीं 9 और 2 को इस्तेमाल करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या लाओगे, 7 लाओगे, ठीक है सर। तो हम 2 9 करते हैं, तो हम वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। 6x स्क्वायर सर, हम पहले लिखेंगे 2, लेकिन ये इसके साथ x है तो x भी रखते हैं सर, और प्लस रखते हैं सर 9। सो वही है ना 2 9, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, हमें यहाँ पे +2 लिखना है सर, लेकिन 9 को हमें क्या रखना है, माइनस। देखिए 2 9 क्या होता है, -7, और हमारा कोफिशिएंट भी क्या है, माइनस। तो अब हमारा आंसर जो है नेगेटिव आएगा, तो हमें बड़े वाले को नेगेटिव रखना है, छोटे वाले को पॉजिटिव रखना है, लेकिन वही यूज करना है, 9 और 2 का कॉम्बिनेशन यूज करना है। और -3 तो था ही इधर सर। इस तरह हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया, -7x को हमने लिखा 2x 9x, अगेन 2x में से 9x उतरेंगे तो -7x आ जाएगा सर। अब हमारे पास 4 टर्म्स टोटल में आ गए, इनको हम 2 को अलग से कंबाइन करते हैं, 2 को अलग से इस तरह रखते हैं। इन दोनों में सर कॉमन देखते हैं कि कॉमन फैक्टर क्या आएगा। दोनों के पास x है और दोनों के पास 2 भी एज कॉमन फैक्टर है, तो 2 भी बाहर जाएगा और x भी बाहर जाएगा। इसके पास क्या बचेगा सर, 2x बाहर ऑलरेडी आउट है, तो 2 3 जा 6 होता है ना, 2 3 जा 6 होता है। 2x है तो 1x बाहर है, तो 1x इधर आएगा सर। अगेन 2x इंटू 3x इज अगेन 6x स्क्वायर, तो सही कर रहे हैं सर। 2x ऑलरेडी बाहर है, और यहाँ पे 2x तो पूरा का पूरा हमने कॉमन ही निकाल लिया सर, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 1 इसकी जगह आ जाएगा। अगेन 2x is distributed to both 3x as well as +1, 2 3 is 6x square, 2x into 1 is 2x, ओके। अब यहाँ पे सर बताइए यहाँ पे क्या कॉमन आएगा। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना। तो माइनस साइन में मैंने आपको बोला था कि जो भी आप टर्म कॉमन निकालोगे इनमें, वो साइन भी आपको लेना है, तो माइनस कॉमन आएगा। और इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज 3, तो आपने कॉमन क्या निकाला, आपने दोनों में -9x और -3 में -3 क्या निकाला है, कॉमन निकालना है। जो साइन सामने इधर होता है वो भी इस कॉमन के साथ आ जाता है। और जब हम कोई माइनस टर्म कॉमन निकालते हैं तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये पहले माइनस था, अब ये प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 3 कॉमन निकाला गया है, तो 3 को क्या इंटू करें कि 9x आ जाए सर, 3x करना चाहिए, ठीक है। कॉमन ये आपने कॉमन निकाला साइन माइनस, लेकिन उसके बाद आपको ये भी तो खुद प्रेडिक्ट करना है कि यहाँ पे 3 हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ 3x आएगा, 3 3 9x वापस आ जाएगा। और -3 आपने ऑलरेडी कॉमन निकाला है, -3 ऑलरेडी कॉमन है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। लेकिन याद रखना क्योंकि मैंने माइनस कॉमन निकाला है ना, तो इधर -3 का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज, साइन रिवर्सल होता है जब हम कॉमन टर्म माइनस या नेगेटिव टर्म क्या निकालते, कॉमन निकालते, फिर अंदर जो यहाँ पे 2 टर्म्स है इनका साइन चेंज हो जाता है। बट द थिंग इज दैट वो चीज चेंज नहीं होती है कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने कॉमन निकाला है तो इधर क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो चीज कॉमन मतलब सेम रहती है। अब सर 2 टर्म्स आ रही हैं, इन दोनों में मुझे 3x + 1 कॉमन दिख रहा है, तो ये कॉमन निकाल लेता हूँ। इस वाले के पास जो कि ये टर्म सारी की सारी है, ये टर्म और ये टर्म हमारे पास 2 टर्म्स इनमें कॉमन है, 3x + 1। तो दूसरी टर्म के पास क्या बचा, दूसरी टर्म के पास हमारे पास इसके पास 2x बचा, ठीक है, क्योंकि 3x + 1 तो कॉमन निकाला, ठीक है। इस बार मैं 1 नहीं मल्टीप्लाई रख रहा हूँ, वो आपको अब अंडरस्टूड होगा। और यहाँ पे -3 आ रहा है, दिस इज कमिंग इक्वल टू 0 सर। अब 2 चीजों का, 2 नंबर्स का, 2 पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मींस आइदर ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0। तो इसका मतलब है आइदर हमारे पास 3x + 1 0 के बराबर है, या सर 2x - 3 0 के बराबर है, ठीक है सर। अगर ये 0 के बराबर है, इफ 3x + 1 = 0, सर फिर x क्या होगा, फिर आपको सिंपली वेरिएबल को अलग करना है, क्योंकि जीरोस फाइंड कर रहे हो तो x या वेरिएबल के वैल्यूज ढूंढनी है जो इसको 0 बना रहे हैं। सो 3x = +1 उधर जाएगा, तो हम क्या करेंगे इधर,
यहाँ पे ऑलरेडी 0 है तो इधर जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ठीक है। 3x 0 में से -1 उतारेंगे तो -1 आ जाएगा, तो x हमारा जो है दैट विल कम आउट टू बी 1/3। सो वी हैव फाउंड द फर्स्ट जीरो, दैट इज x का वैल्यू -1/3 डालेंगे तो ये 0 बन जाएगा। आप इधर भी देख सकते हो, अगर आप x का वैल्यू -1/3 डालोगे, 3 और 3 डिनोमिनेटर का 3 और ऊपर वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 + 1 इज 0, तो इसीलिए क्या आएगा, 0 आएगा। तो एक 0 हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब दूसरा 0 जो है ना वो भी फाइंड कर लेते हैं, तो ये दूसरा 0 इधर से हम सॉल्व करते हैं। चलिए, अब 2x, x का मतलब आपको x का वैल्यू चाहिए ना, 0 फाइंड करना है, 0 होता है वेरिएबल का वैल्यू, तो वेरिएबल अलग करें, उसके लिए हम नंबर्स को एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। 2x कितना आएगा, 3 के बराबर, x आएगा 3/2, ठीक है। सो वी हैव आल्सो फाउंड आउट द सेकंड वेरिएबल, दैट इज 3/2। तो अब हमने दोनों जीरोस फाइंड कर लिए, तो एक का नाम हम अल्फा रख लेते हैं, तो अल्फा फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट को रखते हैं, और दूसरा जो बीटा है दैट इज 3/2। सो वी हैव फाउंड बोथ द जीरोस। नाउ सर हमने जीरोस फाइंड कर लिया, अभी सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज वेरिफिकेशन पार्ट। सो आप वेरिफिकेशन पार्ट करते हैं, तो वेरिफिकेशन क्या करनी है हमें, वेरिफिकेशन में सिंपली हमें दिखाना है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं सम ऑफ जीरोस से। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ठीक है, किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और वो किसके बराबर आता है सर, वो होना चाहिए -b/a। अब मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ लिखने का, ठीक है। अब इट इम्प्लाइज, ठीक है, इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, आपका अल्फा किसके बराबर है, देखिए क्वेश्चन में आपने अभी अल्फा निकाला -1/3, और बीटा किसके बराबर आ रहा है, 3/2, और ये आपको आना चाहिए किसके बराबर, इट शुड बी सेम एज -b/a। तो माइनस आपके इस पॉलिनोमियल का जो b वाला कोफिशिएंट है ना, पहले वो देखने, b और a। b आपका होता है ये वाला है ना, आपका bx प्लस c, और ये है ax²। इस फॉर्म में आपके पास ये पॉलिनोमियल होता है, तो हमारा b -7 है, ठीक है। b हमारा क्या है, -7, तो ये हमें पहले ही लिख लेना चाहिए, इस बार भूल ही गए हम लिखना, तो कोई बात नहीं। a हमारा जो है दैट इज 6, b हमारा है -7, और c हमारा है -3, ठीक है। तो अब हम इन्हीं से जो है वैल्यूज जो है ना डिक्टेट करता हूँ मैं, और मैं थोड़ा इसको जूम इन करता हूँ ताकि मुझे ज्यादा ऊपर देखना ना पड़े। देखिए अब यहाँ पे b का वैल्यू जो है दैट इज -7, ठीक है, डिवाइडेड बाई a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू सर 6 है, ठीक है, a का वैल्यू सर 6 है। तो अब हम a का वैल्यू 6 डालते हैं इधर, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस, एक साइड से हम सम ऑफ जीरोस करें, दूसरा हम वो उसकी रिलेशन वेरीफाई करें कोफिशिएंट्स के साथ। अब यहाँ पे क्रॉस करना चाहिए हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करने के लिए। सो -2 + 3 3 9 डिवाइडेड बाई 3 2 6, प्लस माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, 7/6 ही आएगा क्योंकि 7 और 6 का डिवीजन हो नहीं सकता। तो ये आप देखिए आंसर क्या आ रहा है, 9 में से 2 उतरेंगे तो 7/6 और 7/6। तो आपने क्या किया, LHS और RHS वेरीफाई कर दिया। इस तरह से भी आप ये वेरिफिकेशन पार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया सम ऑफ जीरोस। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई, इस साइड से करते हैं ताकि मैं जल्दी जल्दी जो है वैल्यूज भी डिक्लेयर कर पाऊँ। अब हम दूसरा जो काम करने वाले हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो लेट अस वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो हमारे पास होता है दैट इज इक्वल टू, सबसे पहले दैट इज अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, एंड दैट हैज टू कम इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a, कोफिशिएंट टर्म डिवाइडेड बाई x² का जो कोफिशिएंट है उन दोनों का डिवीजन हमें करना है, ठीक है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई दिस। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारा क्या था -1/3, ठीक है, और बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा है 3/2, ठीक है, 3/2। ओके सर 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इस तरह अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है -1/2। सो आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी इन दोनों को इंटू करोगे तो -2 आ रहा है, लेकिन वहां से किसके बराबर होता है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो c/a कांस्टेंट टर्म हमारे पास इस पॉलिनोमियल में, कांस्टेंट टर्म हमने लिख ली थी कहीं पे स्टार्टिंग में, तो कांस्टेंट टर्म हमारी है -3, -3 डिवाइड बाई हमें क्या करना है 6, c/a करना है, ठीक है। तो -3/6 करेंगे हम, ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई 6 करना है हमें, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ रहा है, 3 1 3, 3 2 6, तो ये भी आ रहा है -1/2। तो हमने जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो इसको भी हम लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड।
तो दोनों चीज़ें हमने वेरीफाई कर लिया है। होप ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। बस एक ही चेंज थी इसमें कि इसने जो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में टर्म्स है ना वो इधर उधर अरेंज करके रखी थी, आपको बस उनको स्टैंडर्ड वे में रखना है और बाकी वही चीज़ें हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट में, और अब हमारे पास ऐसे दो पार्ट्स आने वाले हैं जो प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, उनमें कुछ मिसिंग टर्म्स है। तो पहली बार आपके पास ऐसे दो सवाल आ रहे हैं जहां पे कोई टर्म मिसिंग है, और इनके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि हमें कॉमन निकालना पड़ता है। यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडल टर्म नहीं हो सकता इन दो क्वेश्चंस में, बिकॉज इनमें कोई ना कोई टर्म मिसिंग है, या तो मिडल टर्म या तो लास्ट कांस्टेंट टर्म। अब पहले हम लिखते हैं 4u² प्लस 8u वाला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 4u² प्लस 8u। सो वी आर डूइंग द फोर्थ पार्ट, 4u² प्लस 8u, दिस इज आर फोर्थ पार्ट। ठीक है, एंड इट, अगर आप इसको कंपेयर करोगे किसके साथ, इसके साथ au², फिर क्या होना चाहिए, पावर u का रिड्यूस होना चाहिए था, फिर c आना चाहिए था, सॉरी दिस विल शुड बी bu, a b c, हाँ ठीक है, और ये आना चाहिए 0। तो हम इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। तो आप इधर आराम से देख पाओगे कि इसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड टर्म है ही नहीं कांस्टेंट, तो यहाँ पे वो बिल्कुल है ही नहीं। अगर वो है ही नहीं तो आप क्या बोल सकते हो सर कि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो हम 0 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें स्टार्टिंग में ही कोफिशिएंट्स, क्योंकि बाद में फिर मुझे बीच में ये लिखना पड़ता है, तो आप यहाँ बोल सकते हो सर a जो कि कोफिशिएंट होता है स्क्वायर टर्म का, दैट इज 4, सर b जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है वो तो है यहाँ पे 8 है प्लस 8, और सर कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो हम 0 के बराबर मान सकते हो। ठीक है, सो वी हैव रिटन ऑल दिस, नाउ लेट अस फाइंड जीरोस। तो अब हम जीरोस फाइंड करते हैं। टू फाइंड जीरोस सबसे पहले तो हमें एक काम करना चाहिए था, ये गिवन जो आपके पास पॉलिनोमियल था इसको हमें p ऑफ u के बराबर डालना चाहिए था। तो देयरफॉर p ऑफ u हमारे पास है 4u² प्लस 8u। अब हमें चाहिए क्या, जीरोस फाइंड करने, वेरिएबल के वो वैल्यूज ढूंढने हैं जो इसको 0 बनाते हैं। तो हमें p ऑफ u, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ u को 0 के बराबर डालना चाहिए सर। सो चलिए अब हमारा काम शुरू होता है। p ऑफ u, तो हमारा p ऑफ u है क्या, ये है ना। तो असल में तरीका यही होता है, जो भी गिवन पॉलिनोमियल है उसको 0 के बराबर डालो और फिर वेरिएबल के वैल्यूज निकालो फैक्टराइजेशन से या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। अब क्योंकि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म होगी नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमें यहाँ पे कॉमन निकालना है। ठीक है बच्चों, जब भी आपके पास मिसिंग टर्म हो तो कॉमन निकालना है। ठीक है, अब कॉमन निकालोगे तो सर दोनों में 4 है और u वेरिएबल भी दोनों में है, तो कॉमन निकालेंगे सर 4u। अब 4u कॉमन निकाला, 4u, तो इसके पास 2 u थे, एक ही हमने कॉमन निकाला तो एक इधर रहेगा, प्लस सर 4 हमने कॉमन निकाला, 4 2 सर 8 होता है और u तो ऑलरेडी बाहर ही है, तो बस सर इतना ही आएगा इक्वल टू 0। ठीक है, सो वी हैव टेकन आउट 4u एज कॉमन फैक्टर। तो 4u इंटू यू इज 4u², 4u इंटू 2 इज 8u। अब सर यहाँ पे वही चीज आ गई कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, कोई भी दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब आइदर हमारे पास 4u 0 होगा, ठीक है, और ये हो सकता है कि u प्लस 2 0 है, क्योंकि whenever there is a product of two real numbers either a is 0, ठीक है, और b is 0। ठीक है, तो ये चीज आपको ऑलरेडी मैंने समझाई थी। अब अगर सर हम यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू निकालना चाहिए, 4 इसके साथ मल्टीप्लाइड है, वहां जाएगा तो सर डिवाइड हो जाएगा, तो u हमें सर आ जाएगा 0 के बराबर। ठीक है सर, और ये वाला जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू -2, 0 - 2 इज -2। सो हमने दोनों वैल्यूज जो है ना इसके निकाल लिए। सो अब हमारे पास दो जीरोस आ गई, एक को सर हम अल्फा डिनोट करेंगे, तो अल्फा 0 है और बीटा हमारा सर -2 है। ठीक है, सो वी हैव फाउंड बोथ द जीरोस। नाउ लेट अस डू द वेरिफिकेशन पार्ट। तो मैं आपको अब वही तरीका दिखाऊंगा जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दिखाया था, वेरिफिकेशन पार्ट। सो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस हैज टू बी वेरीफाइड, इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी नॉर्मल आप एडिशन करोगे जीरोस का जो आपने दो एक्स यू के वैल्यूज ढूंढे हैं,
और वहां से सर हम इसको देखेंगे कि कोफिशिएंट्स के इस रेशो के बराबर होता है, तो इन्हीं की रिलेशन हमें क्रॉस चेक करनी है। अब अल्फा प्लस बीटा करते हैं, अल्फा 0 था, बीटा हमारा -2 आया है, ठीक है। इसको ओवर सॉल्व करता हूँ, 0 - 2, तो ये कितना आ रहा है सर, ये -2 आ रहा है। तो ये एक साइड है आपका सम ऑफ जीरोस, दूसरा है इसकी रिलेशनशिप विथ द कोफिशिएंट्स। माइनस तो बाहर आएगा सर। बी हमारा क्या था, स्टार्टिंग मैंने बताया था 8 हमारा बी है, ठीक है। ये देखिए मैंने बी आपको लिखवाया था, बी 8 है, ठीक है। तो 8 डिवाइडेड बाई बी बाई ए, तो 8/4 हमें करना है, क्या करना है, 8/4 करना है, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ओके। नाउ ये कितना आ जाएगा हमारे पास सर, -2। तो हमें सर -2 और -2, इस साइड से भी -2, LHS साइड से भी -2 एंड RHS साइड से भी -2। तो इस तरह सर हमारा सम ऑफ जीरोस पार्ट वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हेंस वेरीफाइड, एक रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई। नाउ लेट अस डू द सेकंड रिलेशनशिप, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सो लेट अस नाउ डू द प्रोडक्ट पार्ट। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ओके। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सर अल्फा इंटू बीटा। सो वी आर डूइंग दिस थिंग एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू द रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म। नाउ अल्फा आपका किसके बराबर आया बच्चों, अल्फा आपका जो है 0 है आई गेस, एंड बीटा आपका -2 है, ठीक है। 0 इंटू -2 इज 0 ऑफ कोर्स, एंड सी बाई ए क्या है, कांस्टेंट टर्म तो थी नहीं सर, सवाल में कांस्टेंट टर्म ही मिसिंग थी, तो वो 0 हमने माना। और ए हमारा क्या था, 4 था सर, ठीक है, 4u स्क्वायर। सो ए आपका 4 था, ठीक है। सी बाई ए आप जल्दी जल्दी मैं आपको दिखाता हूँ, इनकेस आप भूल ही गए तब से, तो सी बाई ए करना है, ठीक है। तो 0/4 आएगा, ठीक है। तो चलिए 0/4 हमारा 0 ही होता है। सो हेंस वी हैव आल्सो वेरीफाइड दिस। तो हेंस हमने दूसरी रिलेशनशिप भी वेरीफाई कर दी। सो दिस वाज अबाउट द फोर्थ पार्ट। नाउ लेट अस मूव टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ फिफ्थ पार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इस सवाल में आई थिंक एक बार ये बोर्ड्स में प्रीवियस 1-2 साल में पूछा भी गया है। आपके पास आई थिंक t² - 15 है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो फिर भी चेक करते हैं कि क्वेश्चन है क्या हमारे पास। t² - 15 आई गेस था, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। सो लेट अस फर्स्ट सी द क्वेश्चन। ओके, t² - 15 ही है हमारा क्वेश्चन। तो लेट अस डू द फिफ्थ पार्ट फास्ट। इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ। तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी कुछ मिसिंग टर्म है, और ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास कम ही है। तो फिफ्थ पार्ट इज t² - 15। सर इसको भी अगर हम किसी जनरल पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है उसके साथ मैच करवाएं तो a, क्योंकि वेरिएबल t है तो t², सर फिर क्या होना चाहिए था सर, दूसरा फिर b होना चाहिए था, t के पावर रिड्यूस होने चाहिए थे फिर, और फिर लास्ट में हमें सर कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो इसके साथ सर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो कंपैरिजन के थ्रू हमें क्या मिलेगा सर, सबसे पहले तो हमें a मिलेगा सर। a तो यहाँ पे कुछ है नहीं इसके साथ, तो 1 ऑब्वियसली होगा, ये 1t² भी हम पढ़ सकते हैं। और सर b मिडिल टर्म तो सर है ही नहीं यहाँ पे, तो t का जो पावर है दैट इज 2, फिर 1 वाला पावर है ही नहीं, यानी मिडिल टर्म इज मिसिंग। तो b क्या होगा सर, मिडिल टर्म ही नहीं है, यानी t वाली टर्म ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो वो क्या होगा, तो क्या मैं इसको बच्चों इस तरह लिख सकता हूँ, t², लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट टर्म 15 है, और ये वाली टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी जिसका पावर 1 होना चाहिए था। तो इसका कोफिशिएंट क्या कर सकते हैं, 0 डाल सकते हैं ना, 0 t 0, तो t² - 15 अगेन वापस आ जाएगा। सो जब आपके पास कोई मिसिंग टर्म है ना, तो उसका कोफिशिएंट भी ऑब्वियसली 0 होगा, ठीक है। तो 0 ही उसका कोफिशिएंट होगा क्योंकि t वाली टर्म ही नहीं है इधर। तो c कितना है सर, लेकिन c हमारे पास कांस्टेंट है दैट इज -15। तो इसका मतलब ये c वाली टर्म है और ये स्क्वायर वाली टर्म है, दिस इज मिसिंग, और मिसिंग टर्म का कोफिशिएंट 0 है ऑब्वियसली, ठीक है। सो वी हैव written these things. Now let us do the normal procedure, जो क्या है, to find zeros। पहले तो आप सबसे पहले p of t पुट करोगे, therefore p of t आपका क्या आ जाएगा, t² - 15, ओके। आओ अब क्या करेंगे, पुट p of t इक्वल टू 0। क्यों डालेंगे 0 के बराबर, क्योंकि हमें क्या है, टू फाइंड जीरोस, हमें जीरोस फाइंड करने हैं बच्चों, ठीक है। तो p of t हम 0 के बराबर डाल रहे हैं। नाउ p of t है क्या, t² - 15, ये आ रहा है हमें 0 के बराबर।
अब सर हम क्या करें, इधर कैसे सॉल्व करें, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीकों से इसको सॉल्व किया जा सकता है, या तो आप आइडेंटिटी इसको बना सकते हो, या तो सिंपल प्रोसीजर हमारा क्या रहेगा कि टी स्क्वायर इधर ही रखते हैं, ये 15 उधर शिफ्ट करते हैं, तो ये आएगा 0 + 15, तो टी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। बट वी डोंट नीड टी स्क्वायर, वी नीड जस्ट द वैल्यू ऑफ टी। सो व्हाट हैज टू बी डन, हमको क्या करना चाहिए सर, स्क्वायर उधर चढ़ेगा तो रूट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ही बहुत बच्चों को जो है कंफ्यूजन हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनको प्रॉपरली 9th क्लास में जो है पढ़ाया नहीं गया होता है, या उन्होंने खुद ध्यान नहीं दिया होता है। जब आपके पास इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री इस इक्वेशन की क्या है 2, तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे या 2 रूट्स होंगे। तो इसीलिए जब आप इधर रूट लगाते हो ना, असल में द प्रोसीजर इज दैट इट इज द रूट ऑफ प्लस माइनस, जो प्लस का रूट होता है वही माइनस का भी रूट होता है। तो टी के दो वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, प्लस माइनस √15। अगर आपको समझ नहीं आया, देखिए, अगर मैं +15 का स्क्वायर करूं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 15, और अगर मैं -15 का स्क्वायर करूं, ठीक है, वो अगेन क्या आएगा, वो भी 15 ही आएगा, क्योंकि माइनस का 2 बार इंटू करेंगे तो खत्म हो जाएगा, प्लस बनेगा और रूट और ये कैंसिल, तो 15। इसलिए आप याद रखना कि जब आप रूट शिफ्ट करोगे 10th लेवल पे, जब भी आप रूट शिफ्ट करते हो तो उसके दो वैल्यूज आते हैं, एक तो प्लस भी, दूसरा माइनस भी। तो हमें टी के कितने वैल्यूज मिलेंगे इधर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि एक वैल्यू टी का होगा +√15, और दूसरा जो है दैट विल बी इक्वल टू -√15। अगर आप इस क्वेश्चन में इस जगह टी की जगह क्या डालोगे, √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 15 - 15 विल बी 0। लेकिन अगर आप -√15 का भी स्क्वायर करते हो, वो भी 15 ही के बराबर होता है, और वो भी इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जैसे मैं अगर आपको इधर से साइड से दिखा भी देता हूँ, इनकेस आपको अच्छे से समझ नहीं आया है कहीं पे, तो टी स्क्वायर -15 का ये 0 है, ठीक है। टी का वैल्यू अगर आप फॉर एग्जाम्पल -15 भी डालोगे ना, तब भी आप देखोगे कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये LHS RHS के बराबर आ रहा है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो माइनस एब्जॉर्ब हो जाएगा इवन पावर की वजह से। तो आप देखिए 15 - 15 क्या आ रहा है, 0, तो 0 = 0। इसका मतलब हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं या दो वैल्यूज होते हैं, तो इसीलिए जब रूट शिफ्ट करो तो प्लस माइनस डाल दो उधर, ठीक है। अब हमारे पास जो कि नॉर्मली हमें आते थे 2 जीरोस, आगे हमें तो एक का नाम हम अल्फा रखते हैं, एक हमारे पास अल्फा है √15 और दूसरा बीटा है इक्वल टू -√15। हमें जीरोस तो सेम आए, बस अपोजिट साइन के आ गए दोनों, ठीक है। अब हमारा काम क्या है नेक्स्ट, दैट इज वेरिफिकेशन। सो वेरिफिकेशन का पार्ट करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस फाइंड करते हैं, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, और ये इसका एक रिश्ता है किसके साथ, कोफिशिएंट्स के साथ, और वो रिश्ता क्या कहलाता है, दैट इज -b/a, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा करते हैं, तो ये है √15, फिर आपको प्लस करना है, और बीटा क्या है, -√15। ओके डन। अब यहाँ पे इक्वल टू है माइनस और b/a करना है हमें। तो b क्या है हमारा बच्चों, हमने आई थिंक स्टार्टिंग में लिख भी दिया था a और b क्या है हमारे पास। तो a हमारे पास है 1, b हमारे पास 0 है, और c हमारे पास 15 है। मिडिल टर्म थी नहीं इधर, तो 0 क्या आ जाएगा, a 0/a क्या है, सॉरी 0/1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर जो स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो नीचे हम क्या लिखते हैं a, ऊपर क्या लिखते हैं b तो है ही नहीं, तो b का वैल्यू हमने 0 डाल दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, √15 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो एक साइड से हम ये सॉल्व करते हैं, √15 और √15 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आएगा, और इधर भी है 0/1 दैट इज -0, और -0 भी क्या होता है, 0 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हमें क्या करना है, c/a, और हमारे पास अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ c/a, ठीक है। अब अल्फा क्या हमारे पास है, √15, और बीटा हमारे पास है -√15, ठीक है यहाँ तक। और फिर ये आना चाहिए हमें बराबर c/a। अब कांस्टेंट टर्म इधर था 15, और a क्या है हमारा
1 है, ठीक है बच्चों। तो c हमारा कांस्टेंट टर्म, इसमें t स्क्वायर माइनस 15 था ना हमारा क्वेश्चन, तो t हमारे पास -15 है, सॉरी, ठीक है। तो -15 हमारा t है, सॉरी c है। देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, देखिए c हमारा -15 है और -15 को हमें किसके साथ डिवाइड करना है, a के साथ, तो -15/1। सो वी हैव डन दैट थिंग। अब ये क्या है, √15 इंटू √15 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, ये प्लस है मतलब कोई साइन नहीं है, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा, और रूट अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 15 इंटू 15 विल बी 15 स्क्वायर, या 15 इंटू 15 विल बी 225, और फिर उसको आपको लिखना है एज 15 स्क्वायर, और ये आपके पास है -15। रूट और ये कैंसिल होता है, याद रखना जो साइंस है वो बाहर मल्टीप्लाई होते हैं और जो रूट्स होते हैं वो अंदर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है -15 इज इक्वल टू -15। सो हैंस वी हैव ऑल्सो वेरीफाइड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो हमने वो भी वेरीफाई कर दिया बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है उसका लास्ट पार्ट करते हैं और फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह जाएगा। सो लेट अस डू द लास्ट पार्ट, दैट इज 6th पार्ट, एंड 6th पार्ट मुझे पहले चेक करना पड़ेगा है क्या। तो लास्ट पार्ट करते हैं बच्चों, जस्ट वेट अ मिनट टिल आई सी द क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हैं और जा ही रहे हैं कि मिल ही नहीं रहा वो। चलिए मिल गया, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। चलिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 याद रखिए ताकि मुझे ना भूल जाए, तो मैं खुद बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तब तक मुझे ही ना भूल जाए क्वेश्चन। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, पहुंचे हम, बिल्कुल हम पहुंच गए आखिरकार। चलिए तो लास्ट पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, सो दिस वाज आवर लास्ट पार्ट। अब इसको करते हैं, इसको करने के लिए सबसे पहले इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करें आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ, ये ज़रूरी है ताकि आप एग्जाम में कोई एरर ना करो। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे x ही वेरिएबल था तो हमने सिंपली ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया। अब आप थोड़ा सा ज़रा वेरीफाई कर लो, हाँ आपका a क्या है, कंपेयरिंग करने से आपको मिल रहा है कोफिशिएंट a3 है। अब यहाँ पे b को फिर साइन भी लेना है, तो -1 है, और c क्या है -4 है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे लिखते हैं हियर a आपका है 3, b आपका है -1 एंड c आपका है -4 बच्चों, ठीक है। तो आपने सारे जो कोफिशिएंट्स है ना वो निकाल लिए। उसके बाद आपका काम क्या है, कोफिशिएंट्स निकालने के बाद आपको जस्ट क्या करना है, आपको सबसे पहले इसको p ऑफ x के बराबर डालोगे आप, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, देखिए पावर रिड्यूस हो रहे हैं ग्रेजुअली, तो सही अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो टू फाइंड जीरोस क्या करना चाहिए हमें, टू फाइंड जीरोस, कभी कभी मैं स्पेलिंग में यहाँ गलती लिखता हूँ, असल में ZEROS है, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, 0 के बराबर इक्वेट करना चाहिए। सो अब हमें 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को 0 के बराबर डालना चाहिए। अब मिडल टर्म का जो यहाँ कोफिशिएंट है ना दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1 होगा ऑब्वियसली, या -1 अगर हम साइन के साथ बात करें। अब हमें क्या करना है, AC करना है हमें, ठीक है, A और C, ये और ये जो है, बस नंबर्स की बात करें विदाउट साइंस, AC हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 का क्या होता है, 3 4 सर 12 होता है। 12 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं सर, 12 1 12, दूसरा है सर 2 6 12, उसके बाद है सर 3 4 12, ठीक है। फिर क्या है सर 4 3 12, और कुछ बच गया 6 2 12, 6 2 12, और भी क्या है, और भी एक हमारे पास है दैट इज, अच्छा 12 1 12 मैंने पहले ही लिख दिया था, तो 112 लिखना चाहिए था मुझे, 112। तो ऑल पॉसिबल फैक्टर्स मैंने लिख दिए। अब आपको क्या देखना है, -1 कैसे बन सकता है, -1 कैसे बन सकता है, बहुत इजी है, ये वाला कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ये वाला कॉम्बिनेशन हमें रिजल्ट दे देगा। हमें चाहिए क्या, नो सॉरी 112 नहीं लेना चाहिए, हमें 4 और 3 का लेना चाहिए, क्योंकि हमें 1 बनाना है। तो आई थिंक दिस विल बी द थिंग दैट वी विल यूज, 3 - 4 करना चाहिए, प्लस या माइनस करके आपस में
3 + 4 तो 7 आ रहा है, तो ये तो यूज नहीं करेंगे। 3 - 4 करना चाहिए, दैट विल बी -1। तो हमें इसको ब्रेक करने का तरीका सर आ गया। मिडिल टर्म था हमारे पास 1, तो 1 आएगा जब 3 में से 4 उतारेंगे, और क्योंकि हमें माइनस ही चाहिए तो हमें 3 - 4 ही करना चाहिए। सो 3x² एज इट इज लिख रहा हूँ, -4 एज इट इज लिख रहा हूँ। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। -1 के लिए आप क्या करोगे, +3 लिख दोगे, क्योंकि ये आपके पास +3 है, ठीक है। बस साथ में x रखना है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट x है। फिर आपको माइनस लिखना चाहिए, ठीक है, 4 और x रखना चाहिए 7। और फिर आपको देखना चाहिए 3x - 4x अगर मैं करता तो 4 जो है बड़ा है, इसी का साइन आएगा, तो -1x, तो सही आ रहा है। तो 4 टर्म्स आ गई, तो अब हम दो का ग्रुप बना सकते हैं। इन दोनों का ग्रुप और इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। अब बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या है सर, 3 तो दोनों में है सर, और एक x तो मिनिमम इन दोनों में है, ठीक है। तो मिनिमम दोनों में है, ये मिनिमम मतलब कम से कम ये दोनों में है। तो 3x अगर कॉमन आएगा सर, इसके पास फिर सिर्फ x बचा, ठीक है। 3x × x इज अगेन 3x² सर, फिर प्लस है इधर। सो 3x हमने सारा का सारा कॉमन निकाला है, तो इधर फिर 1 बचेगा, ठीक है। 3x 1 सा क्या होता है, 3x तो वापस भी आ रहा है सर। अगर 3x दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो ऊपर वाला स्टेप कॉरस्पॉन्ड हो रहा है, ठीक है। अब सर यहाँ पे फिर से वही बात सर, कि मैं जो मिडिल टर्म के बाद ये वाली टर्म है ना सर, इसमें माइनस है, तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा इधर। और इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है, ठीक है। तो ओवरऑल अब हमारे पास 4 कॉमन नहीं है, बल्कि -4 दोनों में कॉमन निकाला गया है। और जब भी माइनस कॉमन निकाला जाता है तो ये वाली टर्म जो है ना, ये और ये, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। सर 4 कॉमन है तो 4x क्या होता है सर, 4x। और 4 जब कॉमन है सर, इधर 1 बचेगा सर, लेकिन ये माइनस था, अब ये क्या बनेगा, प्लस, क्योंकि आपने सर क्या निकाला है, माइनस वाला जो टर्म है वो कॉमन निकाला है, ठीक है। अगर आप फिर भी क्रॉस चेक करना चाहते हो आप कर लें। -4 × x इज -4x, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, तो 4 1 4, तो आ रहा है ना, कॉरस्पॉन्ड होना चाहिए, जैसा कि मैंने इस स्टेप में भी बोला था सर। अब इन दोनों टर्म्स में जो है x + 1 कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास 2 टर्म्स मिल रही हैं हमें। एक तो हमारे पास ये एक टर्म है और दूसरी ये वाली टर्म है। टर्म का मतलब वही होता है कि जो प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब सर इन दोनों में x + 1 कॉमन निकालेंगे, ठीक है। सर इसके पास 3x बचेगा खाली, क्योंकि ये तो कॉमन निकाला गया है, और 1 × हो जाएगा इसका, वो तो हम लिखते नहीं है सर। x + 1 कॉमन निकाला है तो सिर्फ 4 बचा, और ये हमें आ रहा है 0 के बराबर। अब सर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर दिस फर्स्ट x + 1 इज मेकिंग इट इक्वल टू 0, और 3x - 4 जो है सर वो 0 इसको बना रहा है। अगर ये 0 बना रहा है तब x का वैल्यू क्या आएगा, 0 इधर है, इस 1 को शिफ्ट करें, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करो। उसके लिए सिंपल तरीका ये होता है, नंबर्स को नंबर्स के साइड भेजो और वेरिएबल्स को अलग अपने साइड रख दो। तो सर वेरिएबल का वैल्यू हमें -1 आता है, तो -1 ही इसका 0 है। -1 अगर इसमें पुट करेंगे ना, -1 + 1 विल बी 0, 0 इंटू दिस ऑल थिंग विल बी 0। सर एक 0 मिल गया। नेक्स्ट 0 सर, x का वैल्यू चाहिए, -4 उधर भेजेंगे तो ये +4 हो जाएगा, और 3x आ जाएगा सर 4 के बराबर, ठीक है। और हमारे पास x आ जाएगा 4/3 के बराबर, ठीक है सर। सो ये हमें मिल गया दूसरा 0 भी, 4/3। सो 3x - 4, अगर सर हम x का वैल्यू 4/3 डाल देते हैं, 4/3 अगर आप एज्यूम करोगे कि मैं इधर 4/3 डालूंगा, तो देखिए 3 और 3 कैंसिल, 4 - 4 है 0, तो आ गया। इसका मतलब सर इसका 0 है, तो दोनों जीरोस हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम एक को अल्फा रखते हैं, दूसरे को बीटा रखते हैं, ठीक है। सो पहले को फॉर एग्जांपल अल्फा रखते हैं नाम, और दूसरे का नाम हम बीटा रखते हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप। सो वेरीफाई, सर सबसे पहले सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करते हैं। तो सम ऑफ जीरोस हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास है -b/a, ठीक है बच्चों। अब अल्फा का वैल्यू हमें डालना है -1, ये रहा आपका अल्फा, और ये रहा आपका बीटा। बीटा आपके पास 4/3 है बच्चों, ठीक है। अब माइनस ये फॉर्मूला का माइनस है, कोएफिशिएंट्स का रेशो निकालना है b/a। अब b हमारे पास क्या है, इसमें b हमारे पास क्या है, b हमारे पास देखिए क्या लिखा गया है, b हमारे पास -1 है, और a क्या है 3, तो हमें -1/3 करना है, -1/3 करना है, ठीक है। अब इधर हम सॉल्व करते हैं, ये वाला साइड हम अलग से सॉल्व करें, LHS और वो RHS अलग से है। तो अब हम इसको करते हैं, -1 × 3 करना है हमें क्रॉस, 4 1 करना है,
डिवाइडेड बाई 1 3 करना है, ठीक है। और यहाँ से हमको माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, +1 डिवाइड बाई 3। तो ये तो पूरा सॉल्व हो गया। बस अब इसको सॉल्व थोड़ा सा करना है। -3 + 4 डिवाइडेड बाई 3 आएगा हमारे पास 1/3, ठीक है बच्चों। और 4 - 3 विल बी 1/3। अब ये भी 1/3 और b/a या -b/a भी 1/3। तो वी हैव वेरीफाइड सम ऑफ जीरोस। अब हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस साइड। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि दूसरा वेरिफिकेशन का पार्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a, ठीक है। अब बच्चों सॉरी अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा करते हैं। अल्फा हमारा जो है, अल्फा हमारा -1 है, ठीक है। और बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा 4/3 है, दूसरा 0, ठीक है। और c हमारा क्या है, अब c हमारा क्या है, यानी कांस्टेंट टर्म हमारी आई थिंक -4 है। क्या है बच्चों, -4 है, ये आप देख सकते हैं। c हमारा -4 है, ठीक है। और a क्या हमारा 3 है, तो -4/3 -4 डिवाइड बाई a क्या है 3, ये a है इधर, ठीक है। अब सॉल्व करो, -4 1 into 4 is 4 -4/3 and it is coming out to be -4/3. So this has been obtained from the product of zeros, this has been obtained from c/a. You are seeing कि दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। Therefore ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह बच्चों हमने सारे क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व किए हैं। काफी सिंपल तरीके से जो है ना ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इन डेप्थ समझाए। कोई भी कॉन्सेप्ट आपका वीक होता तो अगर आप ये वीडियो देखोगे हर एक चीज आपको सही तरीके से समझ आएगी। इन केस आप फर्दर चाहते हो कि आप थोड़ा सा और बेहतर तरीके से क्वेश्चन और कर सकते हो ट्राई, या आप चाहते हो कि मुझे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में और थोड़ी सी मास्टरी चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एग्जांपल्स जो आपकी बुक में एनसीईआरटी में वो ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो उनको आप जब ट्राई करोगे तो आपको थोड़ी बहुत स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। या तो आपको 9th के जो आपकी बुक थी उसमें एक एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स में, तो वो आप उस पर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ट्राई कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज काफी लंबी क्लास रही, तो एक और वीडियो अभी आने वाला है क्योंकि अभी हमें एक और क्वेश्चन कंप्लीट करना है पॉलिनोमियल्स का। उसको पहले हमें कुछ टॉपिक समझना है, वो भी उसी वीडियो में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।